तो भारतीय बाजारों में कुछ दिनों से है अच्छी तेजी पर। आज फ्राइडे के सत्र में क्या लगेगा इस तेजी पर ब्रेक, या फिर आज भी हम फिर से एक अच्छी तेजी की शुरुआत होते हुए देखेंगे। कहां तक जा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये समझेंगे अगले 2.5 घंटे। और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स कौन से आज फोकस में रहेंगे ये भी जानेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। आपका स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। आज भी भारतीय बाजारों के लिए ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर रहेगी नजर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से इतना खास सपोर्ट नहीं है आज। पर इसके अलावा इवेंट्स की बात करें तो कई सारे नतीजे रहे जहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। और आज ऑटो एक्सपो की भी शुरुआत होगी, तो उसको लेकर देखते हैं ऑटोज में किस तरीके का एक्साइटमेंट है। सब आपके सामने 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। जैसे हम बता रहे थे कि कहीं ना कहीं यूएस बाजारों में कल गिरावट देखने को मिली, हल्की गिरावट थी सही, पर फिर भी गिफ्ट निफ्टी आपको अभी लाल निशान में शुरुआत की तैयारी दिखा रहा है। 23,330 के पास है। नतीजों का एक्शन भरपूर रहेगा, जहां पे रिलायंस के अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। वहीं इन्फोसिस की गाइडेंस तो बढ़ाई गई, पर कहीं ना कहीं प्राइस में गाइडेंस जो ऑलरेडी थी, एनालिस्ट इसकी उम्मीद कर ही रहे थे। पर आने वाले टाइम में वेज हाइक को लेकर इनके मार्जिन्स पर दबाव रहेगा। एक वन ऑफ के चलते इस बार जो है नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे। इसके लिए आप कल एडीआर भी देखेंगे तो 6% तक टूटता हुआ नजर आया। हैवेल्स के नतीजे जो है वो कमजोर देखने को मिले। वहीं एक्सिस बैंक की कमेंट्री ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है। वहीं एलटीआई माइंट्री के जो नतीजे थे वो मिले जुले थे। अन्य स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है एसबीआई लाइफ में, जहां पर एक यूबीएस का अपग्रेड आया है। वहीं टेक महिंद्रा, विप्रो, इंडियन होटल्स के नतीजे जो हैं वो आज है, तो उन सभी पर जो है नजर रहेगी। माफ कीजिएगा, एसबीआई कार्ड्स पे यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है। आज नतीजों के लिहाज से एसबीआई लाइफ फोकस में रहेगा, तो नतीजों का एक्शन भरपूर है। और साथ ही इवेंट स्पेसिफिक डे भी आज रहने वाला है, तो इन तमाम चीजों पर रहेगी आज बाजार की नजर। पर आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिली। अगर हम बात करें यूएस बाजारों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं कल कमजोरी थी। और साथ ही ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी में किस तरीके का एक्शन देखने को मिला, ये विस्तार से समझते हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आप ही बताइए क्या कुछ एक्शन देखने को मिला ग्लोबल बाजारों में। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, गिफ्ट निफ्टी करीब 50-55 अंकों की नरमी के साथ शुरुआत होने के संकेत दे रहा है। आज मैं शुरुआत कर लेता हूं ना एशिया से, क्योंकि एशिया में लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आए हैं। चाइना के जीडीपी के नंबर अभी थोड़ी देर पहले आए, रिटेल सेल्स के नंबर आए, और ये दोनों जो आंकड़े हैं ये अनुमान से बेहतर आए हैं। Q4 में जो जीडीपी ग्रोथ रही है 5.4%, अनुमान था सिर्फ 5% का, तो अनुमान से कहीं ज़्यादा तगड़े ये नंबर्स रिपोर्ट किए हैं चाइना ने। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आई है। दोनों बाजार करीब अभी, अगर मैं आधे घंटे पहले की बात करूं तो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, अब दोनों मार्केट हरे निशान में आके कारोबार कर रहे हैं। चीन के रिटेल बिक्री की बात करें तो उसमें 3.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये चाइना से और हांगकांग से ये संकेत कुछ क्रूशियल इसलिए भी हैं। देखिए, एफआईज की निकासी लगातार हो रही है। अब ये डिबेट का इशू है कि क्या वो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड बढ़े थे तो फंड फ्लोज क्या अमेरिका मूव किए हैं या फिर चाइना मूव कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी निराशा होती है जब चीन से अच्छे आंकड़े आए, आपकी तरफ से एफआईज का मोह भंग हो, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पर जाता है भारतीय बाजारों के लिए। अदरवाइज मतलब कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। कोरिया की बात करें तो कोरिया में करीब 0.5% के आसपास की गिरावट है। निकेई की बात करें वहां पर 1% से ज्यादा की नरमी है। अमेरिकी बाजारों में कल डाउ जोन्स और एसएनपी की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है। हालांकि जो गिरावट रही है वो 0.25% से भी कम है। हाँ, नेस्डेक की जो गिरावट है वो थोड़ी सी नोटिस करने लायक है, क्योंकि टेक शेयर में कमजोरी रही है और नेस्डेक 172 अंक टूटा है। करीब 0.9% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। और ये चूंकि टेक हैवी इंडेक्स है नेस्डेक, तो एप्पल का शेयर 4% टूटा है। और ये जो गिरावट है एप्पल के शेयर में अगस्त के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। आज कुछ अहम आंकड़े आने वाले हैं वहां पर। बिल्डिंग परमिट्स के आंकड़े आएंगे, हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे, इन पर नजर रहेगी। लेकिन एक आंकड़ा जो थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करने का काम कर सकता है, जो हम
अच्छे क्यूज के तौर पर देख सकते हैं वो है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड गिरकर आ गई है 4.6% पर, और 3 जनवरी के बाद ये सबसे निचले स्तर पर है। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे कि 4.77% पर बॉन्ड यील्ड पहुंच गई थी और 5% की ओर बढ़ रही थी, तो ये राहत की बात जरूर है बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर। यूएस में एक फेड गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, हम अक्सर नाम उनका सुनते हैं। उनकी तरफ से कुछ क्यूज आए हैं, कुछ संकेत आए हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि 2025 में यूएस फेड की तरफ से दरों में 4 या 5 कटौती हो सकती है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से नरमी आई है। बॉन्ड यील्ड में नरमी का असर हमने सोने के भाव में भी देखा है। सोने में कल 30 से 35 डॉलर के आसपास का उछाल है, और करीब करीब अगर हम देखेंगे तो एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। 2750 डॉलर के आसपास कच्चे तेल के भाव हैं, सोने के भाव हैं। क्रूड की बात करें तो एक दायरे में ही कारोबार हुआ। हमने देखा कि 80 डॉलर के ऊपर निकला, 82 डॉलर के भी हमने कल भाव देखे थे। आज 81 साढ़े 81 डॉलर के आसपास कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है, भाव उसके आसपास है। तो क्रूड को लेकर ज्यादा वरीज नहीं है, सोने को लेकर भी नहीं है। बॉन्ड यील्ड एक अच्छी चीज है। टेक शेयरों में देखते हैं कि किस तरह का रुझान बनता है। वैसे इन्फोसिस के जो नंबर्स आए हैं सृष्टि, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एडीआर में हमने 5.5% का बड़ा क्रैक, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है उसमें 5.5% का बड़ा क्रैक देखा है। क्या डील्स को लेकर चिंताएं हैं, ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर चिंताएं हैं, ये जरा समझने वाली चीज होगी, क्योंकि गाइडेंस भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है रेवेन्यू का, FY25 का। तो देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत होती है। एडीआर तो काफी बुरे संकेत दे रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक में भी गिरावट है। तो आईटी शेयर आज निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, आईटी शेयर्स पर खास तौर से फोकस रहेगा, और इन्फोसिस के जो नंबर्स थे कहीं ना कहीं जो है वो गाइडेंस जो है वो उसकी एक बढ़त की उम्मीद ज़रूर बताई जा रही थी। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो मैनेजमेंट की 2-3 खास कमेंट्रीज पर नज़र ज़रूर रखनी होगी, जहाँ पर देखिए वेज हाइक की बातें हो रही थी, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि 1 जनवरी से वेज हाइक लागू होगा, साथ ही फिर अप्रैल में भी वेज हाइक लागू होगा, और उन्होंने ये भी अंदेशा दिया कि आने वाले टाइम में Q4 और साथ ही Q1 ऑफ FY26 के मार्जिन्स पर जो है एक इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। साथ ही गाइडेंस की जो बढ़त थी वो प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी थी, ऐसा कुछ एनालिस्ट बता भी रहे थे। और इन्फोसिस की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अन्य आईटी कंपनीज के मुकाबले जो है उसने बेहतर ही प्रदर्शन किया है स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो जैसा अभिषेक हमने HCL टेक के नतीजे जो इनलाइन आए थे, कमेंट्री में कुछ बहुत वीकनेस नहीं थी, पर फिर भी एक शार्प रिएक्शन था। उस दिन स्टॉक करीब 8 से 9% टूटता हुआ नजर आया था। शायद इन्फोसिस को भी उसी तरीके का एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि एडीआर तो लगभग 6% की कमजोरी ही दिखा रहा था। पर आमतौर पे अभिषेक ये भी होता है कि एडीआर जितनी कमजोरी दिखाता है हम उतने कमजोर होते नहीं हैं, या फिर कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। तो देखते हैं कि 6% से कम कमजोर होते हैं या फिर ज्यादा। पर हाँ, ब्रोकरेजेस की बात करें तो उन्होंने इस जो गाइडेंस अपग्रेड है उसको थोड़ा सा सराहा जरूर है। आने वाले टाइम में जो है क्लाइंट स्पेंडिंग पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, और साथ ही BFSI के अलावा जो वर्टिकल्स हैं उनमें किस तरीके की रिकवरी आती है वो भी देखना काफी की मॉनिटरेबल होगा। अन्य नतीजों में बात करें तो रिलायंस के नतीजे अगर हम पढ़े तो वहां पर रिटेल का इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि ऑल इन ऑल जो नतीजे हैं वो अच्छे देखने को मिले हैं। कल हमने देखा था कि ओवरनाइट जो रिलायंस का शेयर है वहां पर भी एक थोड़ी बढ़त जरूर देखने को मिली थी। पर इसके साथ साथ जो रिटेल का सेगमेंट है अभिषेक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिटेल एज ए सेगमेंट हम देख रहे हैं कि शॉपर स्टॉप के नतीजे ले जाए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इनमें काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। तो शायद रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस अभी तक जो एक रिटेल का एक दबाव ज़रूर था वहाँ से एक सरप्राइज आना शायद इसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। देखते हैं किस तरीके का स्टॉक रिएक्शन रहता है। पर आज के लिए आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति निफ्टी और निफ्टी बैंक में, क्योंकि रिलायंस के रिएक्शन से शायद हो सकता है निफ्टी को भी एक बूस्ट जरूर मिले, तो ये समझ लेते हैं। पर आइए उससे पहले डिम्पी को जोड़ेंगे। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो डिम्पी बात करेंगे ही, पर उससे पहले FIS DIS की पोजीशनिंग कैसी है डिम्पी, ये बताइए, क्योंकि FIS की बिकवाली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सृष्टि कि FIS की बिकवाली नहीं रुक रही है और आपके पास फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। ये बात हमने कई बार आपको एग्जाम्पल के ज़रिए भी बात रखी आपके सामने, और फिर से वही रिपीट कर देता हूँ
कि जब भी आप ऊपर जाने को होते हैं, आप अपनी हिम्मत करके 2 कदम चलते तो हैं, लेकिन फिर आपको साथ चाहिए होता है, वो आपका हाथ नहीं पकड़ रहा। वो कौन आदमी है जो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर नहीं खींच रहा? उसका नाम है एफआईज। एफआईज इस समय मार्केट की सबसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि अर्निंग्स मेजर प्रॉब्लम है, तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर फिर से ठीक हो सकती हैं या आपकी गाइडेंस से ठीक हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं टीसीएस का नंबर लूँ, तो टीसीएस के नंबर इस बार के क्वार्टर के अच्छे नहीं थे, बट गाइडेंस अच्छी आई तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। इस बार भी आप रिलायंस का नंबर और इन्फोसिस के नंबर या फिर एक्सिस बैंक के नंबर भी जोड़ेंगे, तो ये हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्फोसिस के नंबर अमूमन ठीक माने जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि एक तो एडीआर वगैरह थोड़ा उतना अच्छा नहीं है इन्फोसिस का, इन्फोसिस है वहाँ पे लिस्टेड, और दूसरा ये एक्सिस बैंक के नंबर्स ने थोड़ा निराश किया और काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा बैंक्स को निराश करने वाला ये नंबर बना। आज ये ड्रैग करवाने का काम भी करेगा। ये मैं इन नंबर्स की बात इसलिए साथ में जोड़ रहा हूँ एफआईज के, क्योंकि इन्हीं नंबर्स पे तो एफआईज पैसा लगाते हैं। वो किस पे पैसा लगाएंगे? चलिए मैं आपसे पूछूं तो अगर पलट के, तो एफआई सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों पर मेजरली जो उनकी वेटेज है उस पर है। पहला, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर है वो, सेफ्टी प्लस वैल्यू फॉर मनी। दूसरा, जिस जगह वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन और उसका पूरा इकोस्फेयर कितना ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितने उसके फेवर में जाती हैं और उस देश का दूसरे देश से कंपटीशन कितना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एफआईज नोटिस कर रहा होता है। ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो अर्निंग्स में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ख़राब आई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अर्निंग्स पता नहीं क्यों नहीं ल्योर कर पा रही हैं, एफआईज को नहीं आ पा रही हैं। दूसरा, थोड़ा मेरे को लगता है कि एफआईज को अभी शायद थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वो इसलिए भी क्योंकि सिर्फ ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इमर्जिंग कंट्रीज़ का डाटा उठा के देखेंगे तो टिपिकली ज़्यादातर देशों से उन्होंने अपने आप को आउटफ्लोज में डाला है, यानी कि नेट का नंबर आप चेक करेंगे तो टिपिकली आउटफ्लो दिखेगा। थोड़ा सेफ जोन में गए हुए हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का वेट हो रहा है, उसके बाद वो स्टांस क्या लेते हैं, टैरिफ के रुख क्या बनते हैं, जिस पे कितना ज़्यादा टैरिफ, किस पे कितना कम टैरिफ, यूएस के साथ उनके रिलेशंस, ये बहुत हद तक का मैटर करेगा। और मेरे को लगता है कि एक नया फेज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुरू होगा जिसमें फिर से लॉबिंग होगी, एक तरफ रशिया एक तरफ यूएस, और हो सकता है रशिया और यूएस एक साथ भी हो जाएं क्योंकि उन्होंने कहा था मैं वॉर रुकवा दूंगा। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट हाँ, एफआईज की होल्डिंग जो आपने मेरे से पूछी, देखिए उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 15-16% के आसपास है। और अभी आप एफआईज का नंबर दिखा भी रहे थे, एक बार ज़रा वापस से दिखाइएगा स्क्रीन पर, तो फिर से उनकी तरफ एक बड़ी बिकवाली हुई है। देखिए ये बिकवाली होती रहेगी ना तो आपकी एक और प्रॉब्लम भी रेज हो रही है, वो है डॉलर रुपी इक्वेशंस। बहुत सारे लोग इसको उस हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, बट ये बात समझ लीजिए, हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। हमारे पास डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए रुपये से, रुपया वीक नहीं होना चाहिए। और आपके पास पैसा लाने के 2 मेन कारण होते हैं या मेन रास्ते होते हैं। पहला एफडीआई, दूसरा एफआईआई, यानी कि तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कर दो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का भी नंबर उतना अच्छा नहीं है। अभी कल ही मेरे सहयोगी मेरे से बता रहे थे कि सरकार कुछ एफडीआई को 100% कर देगी, शायद कुछ एक सेगमेंट में। मजबूरी है, डॉलर्स आपको लेके आना आपके लिए मजबूरी हो रहा है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफआईज कैसे आएगा। जैसे मेरे को अभिषेक ने 6-7 दिन पहले पूछा था तो मैंने उस क्वेश्चन का यही जवाब दिया था कि जिस जगह पे वो सबसे बढ़िया बैटिंग करते थे वो पिच थोड़ी ख़राब हो गई है। वो पिच थी एफ&ओ की, उसमें रेगुलेशंस डाले गए। दूसरा, गवर्नमेंट की, कल अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो आपने एक एनालिस्ट को सुना होगा जिनका नाम था आशीष सोमैया, तो वो बात टैक्सेशन के ऊपर बोल के गए और उन्होंने बहुत बारीक सी एक बात बोली कि आप ओवर टैक्सेशन मत करो। समीर अरोड़ा का भी कल यही कहना था कि आप एचडीएफसी को भी बता रहे हो कि आप इतना बैलेंस रख लो, आप ऐसे कर लो ऐसे करो। ये ओवर रेगुलेशन है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका देश बैंक्स ठीक रहे, बट इतना भी मत करो, थोड़ी सी तो फ्रीडम दो। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे करके नोटिस होती हैं। हम क्योंकि रोज़ बैठते हैं सृष्टि स्क्रीन पर आप और हम देखते रहते हैं, तो इसलिए होता क्या है कि हम रोज़ की कैलकुलेशंस में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक घटनाक्रम को देखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी दिनों तक चलता है। टिपिकली हम तो आते हैं और भूल आ जाते हैं क्योंकि हर रोज़ नित्य नवीन है हमारे सामने, तो नया डाटा कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब मैं आता हूँ होल्डिंग्स पे, तो एफआईज की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 15-16% है। एक और चीज़ भी मैंने आपको याद दिलाई होगी अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे इस बात को, कि रिटेल ने खचाखच माल भर रखा है और अभी भी ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ।
कल भी आप देखें, अच्छा किया प्रोड्यूसर साहब ने दिखा दिया, आप देखो माइनस का फिगर 0.26 आया, ठीक है। ऐसे बैंक निफ्टी में भी आप चेक करोगे तो उल्टा वहाँ तो शायद प्लस होगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी भी आपको वो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो बात पुल बैक के लिए चाहिए। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, इस पे ही लेवल्स की भी इंपॉर्टेंस है, उन लेवल्स में भी आपके सामने रखूँगा। बट एफआईज की चिंता मेरे को खाई जा रही है, और मैं बोलूँगा आपके पास ना ट्रिगर्स भी कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मार्केट का हौसला कमज़ोर हो रहा है। अब आपको मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, लोगों का पहला पॉइंट क्या होता है, क्या मेरे रेट आ गए, क्या मैं निकल जाऊं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे रेट आ गए, अब मेरा प्रॉफिट बनना शुरू होगा, अब मेरे को रुकना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरे रेट आ गए और मैं निकल जाऊं। ये जब भावना, ये मनोस्थिति जब आ जाती है ना, इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक कॉन्फिडेंस बड़े प्लेयरों के ना होने की वजह से है। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा इस बार देश के एफएम से कि प्लीज़ इस मैटर को थोड़ा गंभीरता से देखा जाए। रिटेल बहुत परेशान होता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की जो भी मूवमेंट होती है रिटेल को झीली नहीं जाती। हालांकि उसका तरीका होता है एसआईपी, बट फिर भी एक दिल तो दुखता सबका ही है ना। आप भले एसआईपी से पैसे डाल रहे हो, आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा, क्या आपको दुख नहीं होगा? क्या आप बताओ, आपको दुख नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। मेरे को इन दोनों नंबर से कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिली। मैं कल ये टेक अवे लेके गया था कि ये दोनों नंबर मेरे बहुत काम आएंगे, उतने काम नहीं आएंगे, ये भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो एफआईज की बिकवाली लगातार दर्द दे रही है, और वो दर्द डिम्पी के शब्दों में, अल्फाजों में भी आपको दिख रहे हैं जो कमेंट्री है, और कहीं ना कहीं ये वो दर्द है जो आपको फील हो रहा है बाजार में, और लगातार उससे निजात नहीं मिल पा रही है। लेकिन 3 दिन की लगातार तेजी हो गई है। 2 दिन तो छोटी छोटी, कल थोड़ी सी हमने देखा कि एक्साइटमेंट थी, करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी हमने निफ्टी में देखी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की मजबूती रही। आज अब चूंकि नंबर्स के साथ साथ ये ग्लोबल क्यूज भी हैं, गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि 50-55 अंक नीचे खुलेंगे, और इन्फोसिस के एडीआर में 5.5% गिरावट आई है। हालांकि देखते हैं कि एडीआर के हिसाब से खुलते हैं या फिर उससे बेहतर प्रदर्शन रहता है, लेकिन नंबर का इंपैक्ट रहेगा। फिर निफ्टी में आज करना क्या है? मान लीजिए कि आज यही 50-55 अंक अगर नरम खोलें, क्या बाय ऑन डिप्स मौके होंगे, या फिर एक बार बाजार खुलने के बाद देखते हैं कि रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक का, इन्फोसिस का, क्योंकि वेटेज के लिहाज से ये तीनों बड़े हैं, उसके बाद कोई पोजीशन ले? देखिए, जो बात पे चला जाऊं तो वो तो ये कह रहे हैं कि नंबर्स को ठीक है। मेरा भी अपना मानना है कि नंबर्स खराब नहीं हैं, उतने खराब नहीं है जितने बोले जा रहे हैं, जितना एडीआर का रिएक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर आप एडीआर को उसके सामने रख दो तो मेरे को लगता है कि शायद उसको उतने गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ इन्फोसिस की बात बोल रहा हूँ, रिलायंस की नहीं। तो ये इन्फोसिस के अंदर तो मेरे को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डैमेज एक किस्म से हम शायद नहीं देंगे, क्योंकि वो कल ऑलरेडी डेज लो पे भी जाके बंद हुआ है। आते हैं रिलायंस के नंबर पे। मेरे को भी रिलायंस के नंबर में जो उसका टेलीकॉम वाला डिवीज़न है, जो मेरे सहयोगी वरुण भी आपको बता के गए थे कि बढ़िया जाएगा, वो डिवीज़न मेरे को ठीक लगा। आरपू करीब करीब, अब आप ये देखो कि 200 के पार हो गए। तो आप ये सोचो कि 200 तो आपको चाहिए थे ना, वो आ गए। और ये कंपनी अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही है, ये डीमर्ज एंटिटी नहीं है। और डीमर्ज का बेनिफिट सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिलेगा। 3-4 बड़े धंधे हैं, और जिसको लेके बोला जा रहा है कि सेल्स की कमी है, ये बात तो हम 4 दिन पहले आपको टेक्निकली प्रूव भी कर चुके हैं कि ना केवल एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, ट्रेंट, ये सब जो कंजम्पशन वाले प्लेयर्स हैं, ये सब स्लो डाउन से जूझ रहे हैं। इस बार के बजट में इसी स्लो डाउन को तो एड्रेस होने की बात हो रही है कि आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर को या तो कम कर दो, या तो डिस्क्रिशनरी इनकम को बढ़ा दो। तो उसके अब आप देखो, अब कहने को तो क्या जी रिलायंस के नंबर, अरे रिलायंस के नंबर तो रिलायंस में 6 धंधे हैं बॉस, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबकी कैलकुलेशंस अलग अलग चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये 2 नंबर बहुत एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर अभी नहीं लेके आ पाएंगे, जिसकी बहुत सख्त रिक्वायरमेंट थी। फिर भी मैं इन दोनों ही नंबर्स आने के बाद मैं इन पे नेगेटिव नहीं हूँ। आपको मैं बताता हूँ, मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट करते हुए नहीं दिखेंगे। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई एक्सिस बैंक के नंबर्स देखने पे, जहाँ पे प्रोविजनिंग बहुत बड़ी है। अब अगर नंबर गौर से पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा उसकी प्रोविजनिंग का नंबर काफ़ी बढ़कर आया है। बट एनी हाउ, अब मैं सीधा रिलायंस पे, निफ्टी पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ निफ्टी पे भी जुड़ा हुआ था।
तो निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको यही चीज़ बार बार दिखेगी प्रॉब्लम कि भाई फोर्स नहीं आ रही है, फोर्स नहीं आ रही। और ये बात हमने आपको कई बार नोटिस भी कराया अभिषेक जी कि भाई देखो, जब तक 23,700 नहीं आओगे तब तक आपका खतरे के बादल आपसे टले हुए नहीं हैं। आपको हर समय ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कुछ घटना या दुर्घटना हो रही है। तो इसलिए 23,700 तक, ये क्यों मैं बोलता हूँ 23,700, क्या मेरे घर का नंबर है ये या मेरा फ़ोन नंबर है? नहीं, ये डीएमए नंबर है, ये मार्केट का जनरेटेड नंबर है जो कि इन्वेस्टर्स का नंबर है। 23,700 आपको नंबर्स के हिसाब से आना होगा। कुछ कहते हैं कि नंबर्स के अंदर सब कुछ छुपा है, तो फिर आपको दिखा नहीं था इतनी बड़ी गिरावट है, हमें तो दिख रही थी। इसलिए तो हमने आपके सामने बोला कि खरीदना मत, एकोमुलेट करना। मैं आज भी इसी चीज़ पे कायम हूँ कि मार्केट के अंदर एकोमुलेशन के स्टांस को चेंज नहीं करना चाहिए। आपको ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। क्या आपको पता था कि गाज़ा और इसराइल के बीच में युद्ध विराम हो रहा है? आपको पता था? नहीं पता। एक खबर आती है कि ठीक है, वो जाने वाले प्रेसिडेंट है, वो आने वाले प्रेसिडेंट है, दोनों के बीच में एक मामला है कि भाई इस मैटर को ख़त्म करो। कल मान लो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, अगले 15 दिनों में वो ये काम कर दें कि हम रशिया और यूक्रेन के बीच में मैटर को सॉल्व करवा दिए, कोई लड़ाई नहीं होगी, सब चंगासी वाला मैटर है। मैं कल एक बीबीसी की रिपोर्ट भी देख के ये उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचो, आपका एनर्जी संकट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और इंडिया इज़ अ एनर्जी हंगर कंट्री। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ बर्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं, बट लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए 23,700 जब तक नहीं आता, आप इसी पोजीशंस के साथ धीरे धीरे करके एकोमुलेट करते रहो। 23,000 आपका नया बेस है, 300 पॉइंट नीचे ही आपका सपोर्ट है, 300 से 400 पॉइंट ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। इसके बीच में मैं ना आपको बाय बोलूँगा ना मैं सेल बोलूँगा। ये दो नंबर्स इसके बीच में डिस्काउंट करेंगे और उनसे बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी और बाद में बजट। मेरे को लग रहा है कि उससे पहले तक हम 23,700 आ जाएंगे, ऐसा मेरा कन्विक्शन कह रहा है। फिर भी आप कोई ज़्यादा पोजीशंस ना लीजिएगा, आराम से बैठिए, एकोमुलेट कीजिए, इकट्ठे कीजिए। एक मैं रिक्वेस्ट और करूंगा, काफ़ी सारे लोगों को ना निफ्टी जब देख रहे होते हैं तो उनको ऑप्शंस खरीदने का बहुत मन करता है। मैं उसके हक में हूँ, इन ऑप्शंस खरीदो, बट खरीदो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, कल का दिन ऑप्शंस खरीदने का कैसे खराब हो गया। कल सुबह का जो मोमेंटो आया सो आया, 4 घंटे मार्केट निफ्टी 20 पॉइंट नहीं हिला और बैंक निफ्टी ने 50 से 100 पॉइंट नहीं हिलने दिया अपने आप को। तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम गल जाते हैं, आपका लगा हुआ पैसा आपकी बेकार कर देता है। तो इसलिए एक काम आप करना, जब आपको लगे कि भाई मेरे ऑप्शंस के नंबर में एकदम से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रहा है या आ सकता है, आप उसी समय एंटर करो। एक स्टॉप लॉस के साथ ना एक टाइम फ्रेम भी बना दो कि अगले 2 घंटे में अगर मोमेंटम नहीं आया ना तो मैं इससे बाहर निकल आऊंगा। अगर 11 बजे मैंने कोई चीज़ लिया और 12:30 बजे तक मोमेंटम नहीं आया जो मेरी कैलकुलेशंस कहती है, तो आप इससे बाहर भी निकल जाना। ये ऑप्शंस वालों के लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम्स को फिर से ईट किया जा रहा है। हम मिडल ऑफ द सीरीज़ है, 30 तारीख को एक्सपायर भी हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने लेवल्स बता दिए, काम करने का तरीका बता दिया। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग हमको लिखते हैं कि सर 1 लाइन में बता दीजिए, तो मैं 1 लाइनर बोल के ख़त्म करता हूँ। जिनके पास पोजीशंस है वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करो, कोई एवरेज मत करो, कुछ मत करो। जिनके पास पोजीशंस थोड़ी कम है, अपना एकुमुलेशन वाले स्टांस को बरकरार रखो, एकत्र करते रहो। जब भी छोटा मोटा डिप आता जाए, एकत्र करते रहो। तीसरा, आप सेल करना चाहते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। ये 3 ही क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, तीनों का जवाब मैंने दे दिया। ऑलराइट, तो ये हो गई चर्चा निफ्टी 50 की। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक में क्या करे, वहाँ पे भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पर कर भी जो है हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। इस तेज़ी को किस तरीके से रीड करे डिम्पी? देखिए, निफ्टी बैंक के अंदर कल जो तेज़ी आई है, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि आपके पास इतने बढ़िया मौके थे। आप चाहे तो इसके अंदर बहुत अच्छे से ट्रेड भी ले सकते थे और अच्छा काम भी कर सकते थे। अच्छा, इन बेचारों इंडेक्स की भी क्या गलती, ये कैसे अपने मुंह से बोले, तो थोड़ा बेजुबान जैसे हो गए। तो ये कैसे बोले आपके सामने, लेकिन फिर भी इनके पास बोलने की कला है, सुनने वाले के पास कान होने चाहिए बस। तो मैं इसमें जो ओपन इंटरेस्ट वाला फैक्टर है ना सृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कई बार आपको नोटिस भी करा चुका हूँ कि ओपन इंटरेस्ट जब तक कम नहीं होगा, बैगेज आप कम नहीं करोगे, तब तक सिस्टम में से बहुत अच्छी सी चीज़ें आप चला नहीं पाओगे। मैंने कल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया था। आप बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, मैंने उठा के सिर्फ एक अंदर 2 चम्मच मिर्च डाल
सिर्फ 2 चम्मच और कुछ भी नहीं आपके पूरे खाने के अंदर, तो आपका पूरी करी हुई मेहनत सारी खराब हो गई। ऐसे ही सिस्टम में एक्सेस शॉर्ट है। इस एक्सेस शॉर्ट का क्या करें? इस एक्सेस शॉर्ट को कवर कराओ, जिसका एक वर्ड होता है शॉर्ट की कवरिंग। इस शॉर्ट की कवरिंग से क्या होगा? ये एक्सेस मिर्च डली हुई है, ये बाहर निकल जाएगी, खाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपने क्या किया? सिर्फ यही एक्सेस शॉर्ट से प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में। जब तक ये एक्सेस शॉर्ट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। ये चेक कैसे होगा सर कि मिर्ची बार बार निकल रही है या शॉर्ट्स वाले सिस्टम से निकल रही है? तो उसको चेक करने का तरीका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे वो घटेगा, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में गया है। और ये 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी निफ्टी पे खड़े हैं और बैंक निफ्टी पे 5-5.25 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। कम से कम 20-20 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब लॉट है ना, तो कम से कम 20-25 हज़ार लॉट कम हो और बाजार उस पर रिएक्शन दे के थोड़ा ऊपर आए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो कन्विक्शन जगेगा, दूसरा थोड़ी पोजीशन लाइट होगी। लाइट पोजीशन होगी, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, चल भी पाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी का पॉइंट है। दूसरा, बैंक निफ्टी के साथ एक अच्छी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका पुट कॉल रेशो उतना महंगा नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर एकोमोलेशन अभी भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी का जो 200 दिनों का एवरेज है वो है 50,700 का, और अभी हम बंद हुए हैं 49,200 पे है। तो अभी भी इसके पास काफ़ी बड़ा स्पेस है 200 दिनों की एवरेज पे पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको एक बात बताता हूँ। आप एक खड्डे में गिर गए, बहुत गहरे खड्डे में हो, मैंने आवाज़ लगाई, सुन रहे हो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपने बोला हाँ आ रही है। तो मैं उस आवाज़ से आइडिया लगा सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीप गिरे हुए हैं कि बहुत ऊपर तक हैं थोड़े। तो अगर ऊपर तक है ना, बोलता हूँ भाई कैसे ना कैसे पकड़ पकड़ के ऊपर आ जाओ, हम आपका हाथ खींच लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप गिरो तो मेरे को रस्सी डालनी पड़ेगी आपको खींचने के लिए। एग्जैक्टली 200 दिनों की एवरेज से हम थोड़ा डीप गिरे हुए हैं, हमको थोड़ी रस्सी डालनी पड़ेगी ऊपर खींचने के लिए अपने आप को। ये रस्सी क्या है? ये रस्सी अर्निंग्स है, ये रस्सी बजट है, ये रस्सी डोनाल्ड ट्रंप की रस्सी। ये सब रस्सी डाल के आपको ऊपर खींचे, आप आ जाओगे, फिर अपने आप चलने लगोगे। बस यही थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये फोर्स की कमी है। मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दिया, और इससे बेहतर तरीके से शायद मैं आपको बता पाऊँ। मैं टीचर रहा हूँ इसलिए, और टीचर हूँ अभी भी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आती है। उम्मीद करता हूँ। एक और पॉइंट, हम आपके सामने कम से कम 10 से 15 मिनट में बोलता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट की सारी चीज़ों पे। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आपको और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, हमें और डाटा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, हमें और ठीक होने की ज़रूरत है, तो मैं इसको वेलकम नोट के ज़रिए लिखूंगा। आप चाहें मेरे को या मेरी पूरी टीम को, किसी को भी ट्विटर हैंडल पे लिख के भी भेज सकते हैं कि नहीं डिम्पी जी से बोलिएगा ये ठीक कर दें, या ये हमको दिया करें, या ये भी हमको दें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सारा का सारा डाटा समग्रता से आपके सामने रखें। अगर कोई गलती हो रही है तो हमें ठीक करने में कोई गुरेज नहीं है। अब मेहमानों को जोड़ने का समय आ गया। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे करके, और उनसे हम बातचीत करेंगे। एक काम करते हैं, पहले गौरव और शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और मैं बोलूँगा कि जरा अभिषेक, गौरव और शरद को आप जरा वेलकम कीजिए, और जरा आप देखिए कि अब उनके पास किस किस्त के नंबर है। बिल्कुल शरद के नंबर है। बिल्कुल, शरद नतीजों की पूरी लिस्ट लेकर होंगे, और इसके अलावा खबरों वाले शेयर भी होंगे, और गौरव के पास आई थिंक कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी होंगी। उनको जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरह की अर्निंग्स आए हैं। शरद गुड मॉर्निंग। पहले बताइए, रिलायंस से शुरुआत कर लीजिए और बाकी अर्निंग्स बताइए किस तरह से आए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। रिलायंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। अगर ऊपर से लेवल्स की बात करें तो रेवेन्यू और पैट दोनों ही इनलाइन आया, लेकिन जो सरप्राइज आया है वो आपके एबिडा के आंकड़ों में देखने मिला है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आपको एबिडा सेगमेंट में देखने मिली है। ओटीसी, ऑयल टू केमिकल बिजनेस होती है, गैस एक्सप्लोरेशन और रिटेल, ये तीनों ही बिजनेस ने जो है सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिया है। थोड़ी सी एस्टिमेट्स मिस हुई है टेलीकॉम बिजनेस पे। रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन भी थोड़ा कम आया, और जो आरपू का आंकड़ा होता है जिसे हम ट्रैक करते हैं वो लगभग 203 रुपये पे आया है, और बाज़ार की जो एस्टिमेशन थी वो 205 रुपये की थी। लार्जली जो है जियो की नंबर्स की बात करें तो एस्टिमेट से कम आया है, बट ओटीसी बिजनेस में जो है एक बहुत अच्छा सरप्राइज देखने मिला है, और रिटेल बिजनेस को लेकर भी मैनेजमेंट कमेंट्री में स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब इन्फोसिस की बात करेंगे। यहाँ पे नंबर्स कहें तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं।
और जो रेवेन्यू अबव आया है, मार्जिन इनलाइन आया है, पैट भी अबव एस्टिमेट्स आया है। हालांकि जो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस है वो अपवर्ड्स रिवाइज हो गया है 3.75 to 4.5% से अब ये बढ़ा के कर दिया गया है 4.5 to 5%। और जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है वो सेम है, लगभग 20 से लेके 22% तक। बट ऑफकोर्स जो तीसरे तिमाही में नतीजे आए हैं उसमें थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और एक्सपेक्टेशंस है कि ये थोड़ी सॉफ्ट लेवल पे आ सकती है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री जो है अगर आप इंटरनल्स देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है सॉफ्टनेस फोर्थ क्वार्टर में देखने मिली है। इसी के कारण जो है आपका ADR में भी जो है थोड़ी करेक्शन देखने मिली थी और लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। और इंटरेस्टिंगली स्टॉक भी जो है तेज़ी पे है, मतलब अपने जो है 52 वीक हाई लेवल्स पे है, तो वहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। एक्सिस बैंक की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुए हैं और जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। उसके कारण जो है उनके पूरे P&L अकाउंट में जो है प्रेशर दिख रहा है। बट लार्जली नंबर्स बेसिक इनलाइन है, लेकिन स्लिपेजेस जो है उसकी बात करें तो वो नेगेटिव साइड में है। LTI माइंट्री की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है सीक्वेंशियल, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में डिग्रोथ आया है और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2% का देखने मिला है। और आखिर में हैवेल्स की बात करेंगे जहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए, खास करके मार्जिन्स में बड़ा दबाव देखने मिला है और जो उनकी बिज़नेस है खास करके जो इंडस्ट्री डिमांड को लेके वहाँ पे जो है अभी भी म्यूटेड कमेंट्री देखने मिल रही है। तो ओवरऑल हैवेल्स के जो है कमज़ोर नतीजे आपको हम देखने मिले हैं। एक बार फिर से जो है आप दिखा देते हैं ये पूरे स्क्रीन पे कि क्या पूरा एक्शन है यहाँ पे। ऑफकोर्स निफ्टी हैवी कंपनीज़ में रिलायंस और इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आए हैं, हालांकि एक्सिस बैंक और हैवेल्स के जो है कमज़ोर नतीजे हैं और अनुमान के मुताबिक LTI माइंट्री है। तो ये तो पूरी अर्निंग्स की मैंने आपको गाथा बता दी, लेकिन इस अर्निंग्स के ब्रोकरेजेस क्या हैं, कुछ नए ब्रोकरेजेस भी आए हैं, उसके सारे डिटेल्स जो है हमें गौरव बताने वाले हैं। गौरव ज़रा बताएं क्या ब्रोकरेजेस में आया, लिस्ट तो बहुत बड़ा लग रहा है आज। जी हाँ, तो जैसे आपने कहा था कि ब्रोकरेजेस में कई सारे स्टॉक्स हैं अर्निंग्स के बेसिस पे भी और नए भी, और इसी के चलते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलायंस के साथ ही। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक बुलिश सेंटीमेंट जो है आज के दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नुवामा ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1670 रुपीज़ का दिया है। इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ हो गया, डैम कैपिटल हो गया, एलारा हो गया, हर एक ब्रोकरेज की तरफ से एक बाय रेटिंग जो है वो बरकरार हुआ है। अगर हम बात करें डैम कैपिटल तो यहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा दिया है। अभी उनका मानना यह है, अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो एबिडा मार्जिन कहीं पे बीट था, एबिडा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था और इसी के चलते एक बुलिश व्यू रिलायंस के ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं इन्फोसिस की। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमने देखा कि टारगेट प्राइस जो है वो रेज हुआ था। नुवामा ने कहीं पे जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 2350 रुपीज़ का किया है, क्योंकि अगर हम बात करें गाइडेंस की तो जैसे शरद ने पहले कहा कि गाइडेंस जो है कंपनी ने बढ़ा दिया है, मार्जिन गाइडेंस जो है वो कंपनी ने वैसे ही रखा है। इसी के साथ साथ अगर हम मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए एक अच्छा टारगेट प्राइस दिया है। अगली बात करते हैं एक्सिस बैंक की। जैसे कि देखा नतीजों में कहीं पे स्लिपेजेस पे प्रेशर था और इसके चलते हुए कहीं पे बेरिश टोन जो है वो हर एक ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिला। जबकि अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो कहीं पे जो टारगेट प्राइस जो है वो भी कट होते हुए हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है एक्सिस कैपिटल के लिए। तो अगर हम बात करें नुवामा की तो उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नोमुरा की तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस उन्होंने कट कर दिया है। सिटी ने कहीं पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए भी टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1160 रुपीज़ का किया है। और इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ भी एक टारगेट प्राइस कट जो है वो देखने को मिला। हालांकि बर्नस्टीन और जेफरीज की तरफ से टारगेट प्राइस जो है वह वैसे ही रहा है, बट जो टोन था नोट में ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी को लेके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला और इसी के चलते हुए EPS कट जो है वो भी उनके तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे LTI माइंट्री की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस है 7100 रुपये का, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर हम बात करें ओवरऑल कमेंट्री की तो CY25 की कमेंट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसके चलते हुए एक बुलिश व्यू अभी भी इन्वेस्टर जो है वो रख सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हैवेल्स की। यहाँ पे कहीं पे UBS ने मेंटेन किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस है 2145 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हालांकि प्राइसिंग जो है वो इम्पैक्टेड थी, बट कहीं पे आगे जाके पॉजिटिव ट्रेंड जो है इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई सब अर्निंग्स की बातें, बट इसके अलावा भी कहीं पे दो कंपनीज हैं जहाँ पे ब्रोकरेजेस बुलिश हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं SBI कार्ड की, क्योंकि यहाँ पे UBS ने अपग्रेड किया है न्यूट्रल पे और टारगेट प्राइस दिया है 800 रुपये का, क्योंकि उनका मानना यह है कि डिलिंक्वेंसी जो है वो कम हो रही है और आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी कम हो सकता है।
और आखिर में हम लोग बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस पे भी, वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। सिटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस है 565 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना यह है कि AUM जो है वहाँ पे 16% का ग्रोथ जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ग्रैनुलरिटी पे तो वहाँ पे भी एक अच्छे टोन जो है वो उनको देखने को मिली है। डिलीवरी जो है पैट की वहाँ पे 22% का ग्रोथ जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे ROE जो है वो भी 16.5 पे रह सकती है। आखिर में उनका मानना यह है कि जो रिस्क है कंपनी को रिलेटेड वो प्रमोटर डाइल्यूशन रहेगी, और जो इनफॉर्मल शेयर सेल्फ एम्प्लॉयड जो शेयर है उसके ऊपर रहेगी। बट इसी के सबके चलते हुए कहीं पे जो बुलिश व्यू है वो बरकरार रहा है। तो इसी के चलते हुए कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से बात करें तो अर्निंग्स को लेकर अगर जैसे हमने देखा कि जहाँ पे वीक अर्निंग्स थे वहाँ पे वीक व्यू जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला। LTM एंट्री पे एक बाय रेटिंग देखने को मिला, और जो रिलायंस और इन्फोसिस है वहाँ पे एक अच्छा रेटिंग भी देखने को मिला था। तो सबके चलते हुए यहाँ पे इन कंपनीज पे तो नज़र बनी रहेगी, बट आगे जाके और भी ऐसे स्टॉक्स है जो हम आपके लिए लाए हैं जहाँ पे खबर जो है वो बनी रहेगी। इसके लिए हमारी जो मेरी कलीग है वो जुड़ चुकी है हमारे साथ, रिया, तो उनसे हम लोग एक बार पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो खबरों के दम पे आज के दिन में फोकस में रहेंगे। तो रिया, आज कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो खबरों के दम पे आपके हिसाब से फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल गौरव, तो आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहले है एस्ट्राजेनेका फार्मा। अब कंपनी को परमिशन मिली है एक नए ड्रग की फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इंपोर्ट करने के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कमेंस करने के लिए, और जब सेबी से PMS का लाइसेंस मिल जाएगा तो कंपनी एक्सचेंजेस के ऊपर अपडेट करने वाली है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आज फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। PNC इंफ्राटेक पर भी आज नज़र रखी है। कंपनी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है कंपनी के 2 एंटिटीज़ के अंदर में डाइवेस्टमेंट के लिए NHAI की तरफ से। इरेडा भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने एक JV स्टार्ट करी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए GMR ग्रुप और SJVN के साथ। इसके बाद फोकस में रहेगा जुबिलेंट फार्मा। अब कंपनी के एक आर्म को 5 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं US FDA से उनके ओरल फॉर्मुलेशंस फैसिलिटी के लिए। फोर्टिस हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने 24% स्टेक अक्वायर किया है 2 PE फंड से एजिलिस डायग्नोस्टिक्स में ₹1348 करोड़ के लिए। BPCL पर भी नज़र रखिए। कंपनी ने एक लोन अग्रीमेंट एग्जीक्यूट की है ₹31,802 करोड़ के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्शियम के साथ में, और ये यूज़ किया जाएगा जो प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं बीना में उसको फाइनेंस करने के लिए। आखिर में ABFRL या फिर आदित्य बिरला फैशन रिटेल फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपना QIP लॉन्च किया है। इसकी फ्लो प्राइस है ₹271.28 और ये 1.7% के डिस्काउंट पे है, और बोर्ड ने QIP के लिए 2500 करोड़ रेज करने का अप्रूवल दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स पर आज नज़र रखिए। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स थे हमने आपके सामने रखे। अर्निंग्स रख दी हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स रख दी हैं, व्यू पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी का रख दिया। अब मेहमानों को जोड़ के धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय पी भागवत हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं JM फाइनेंशियल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चंदन सर, पहले तो आपसे शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग। ये आपका टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और इन्फोसिस पे पहले ज़रा टेक्निकली बता दीजिए। हमें जो बोलना था, रिपोर्ट्स मिली वो हमने सब रख दिया, आप टेक्निकली बता दीजिए, फिर मैं आपसे ट्रेडिंग कॉल लूँगा सर आज। जी नमस्कार, सुप्रभात। बिल्कुल देखिए, रिलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं बॉटम आउट साइन यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट में मिले हैं, और डेली चार्ट में हम बात करें तो पिछले लगभग 20-22 दिनों से जो प्राइस फॉर्मेशन हुआ है दैट इज सिमिलर टू योर कप एंड हैंडल पैटर्न, और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए तैयार है आफ्टर 73 ट्रेडिंग सेशन। तो ये सारी चीजें इस काउंटर को एक पॉजिटिव प्लेसमेंट की तरफ लेके जा रही है, और एक अर्ली साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी इंडिकेट कर रही है। तो ऐसा मानना है कि पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनना चाहिए। लगभग 1238 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1330 तक के टारगेट अब रिलायंस में बनने चाहिए। ठीक है, तो आज रिलायंस पर रहेगी नज़र। यहाँ पर जो है अच्छे नतीजों का भी सपोर्ट है, साथ ही चंदन को भी पसंद आ रहा है ये काउंटर। पर चलिए अब समझ लेते हैं कि अक्षय के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। और अक्षय, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके आज की स्टॉक कॉल्स।
सृष्टि जी, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो स्टॉक कॉल्स एक ही चुना है मैंने, भारतीय एयरटेल, क्योंकि मार्केट का नेचर चॉपी है। कल स्ट्रॉन्ग गैप अप जरूर किया था मार्केट ने, पर कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे गैप अप गेन सस्टेन नहीं कर पाया, तो थोड़ी सी जो है वीक लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन पे 23,350-400 पे जो ट्रेड हो रहा है निफ्टी, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आज वो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जोन पार कर पाएगा कि नहीं। तो एक ही बाय रखा है मैंने, जो है भारतीय एयरटेल, जिसका टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। कम से कम एक महीना हो चुका है स्टॉक का करीबन 1600 प्लस माइनस 10 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा है, और कल क्लोजिंग के आधे घंटे में एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा था भारतीय एयरटेल। तो एक्सपेक्टेशन है कि जो रेंज का ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा, स्टॉक 1700 का लेवल पार कर जाएगा। तो उसके चलते करंट मार्केट प्राइस पे आज खुलते खुलते आपको भारतीय एयरटेल बाय करना है। 1597 का आपको एक स्टॉप लॉस बनाना है, और करीबन आपका टारगेट एरिया 1695 से 1710, ये दो टारगेट से आप भारतीय एयरटेल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल कल 1670 की क्लोजिंग है, 1597 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1695 और 1700 के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल में मिल जाएंगे। 1.5% के आसपास की तेजी रही है कल शेयर में। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं? तेजी के ही होंगे, उम्मीद करके चलूंगा। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग सेटअप की बात करें, सबसे पहले तो इंडेक्स ने पिछले 3 दिनों में रिकवरी दी है, बट रिकवरी में इतना फॉलो अप एक्शंस एक्टिविटीज नहीं देखने को मिल रही है। 23,333, 23,350 एक हर्डल है, वो होल्ड करता है तभी जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा सकारात्मक होगा। स्टॉक वाइज आइडिया बात करें तो एक तो बीएसई हमें काफी अच्छा लग रहा है, और मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले काफी महीने से यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। और कैपिटल मार्केट की थीम पे पूरा भरोसा है हमें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बीएसई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा वो लगभग 5,835 के आसपास रहेगा। ऊपर में 6,300 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलने चाहिए। उसके अलावा यदि आप बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ केमिकल काउंटर्स में पॉजिटिव मूव बनना चाहिए, और एसआरएफ में यहाँ पे रिकवरी लग रही है। लास्ट वीक की बड़ी तेजी के बाद पिछले 4 दिनों में एक कंसोलिडेटिव और करेक्टिव मूव देखने को मिला, और कल उस करेक्टिव मूव का निगेशन देखने को बना है। तो एक पोल एंड फ्लेक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर एक बुलिश क्रॉसओवर दे रहे हैं। डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनने चाहिए। तो 2530 के सपोर्ट होंगे, कहीं ना कहीं 2680 तक के टारगेट एसआरएफ दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चंदा सर, हम आपसे क्वेश्चंस तो लगातार पूछते रहते हैं, लेकिन कई बार साल में ऐसे मौके आते हैं जो वो खड़े पे बड़े खास बन जाते हैं। मेरे को इन्फॉर्मेशन लगी कि कल आपका जन्मदिन है। पहले तो ज़रा एक कंफर्म कीजिए, 18 तारीख, शुभ मुहूर्त, शुभ जन्मदिन आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बर्थडे है वो वीकेंड पे आ रहा है, और बस दर्शकों का और आप सबका प्यार ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चलिए, पहली बार मुझे हो रहा है, मालूम है लेकिन बधाइयों का तांता सबका लगा हम रहेगा। आपको आज ही विश कर देते हैं। हाँ नहीं, बट हमें आज ही आपको विश कर देते हैं, क्योंकि कल फिर आपसे टीवी स्क्रीन पे बात नहीं हो पाएगी। इसी बहाने दर्शकों को भी पता लग गया कि 18 तारीख को आपका जन्मदिन है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और हमारी तरफ से आपको, आप स्वस्थ रहें, पहले तो दीर्घायु हो, और आप यशस्वी भी हों, ऐसा हमारी तरफ से मनोकामनाएं, हमारे पूरे चैनल की तरफ से है, शुभकामनाएं हैं। ये हमने आपको गिफ्ट दिया सर, अब रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आप हमको क्या दे रहे हैं, बताओ। जी आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। और रिटर्न गिफ्ट की बात करें तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके दर्शकों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आई थिंक इससे बेटर रिटर्न गिफ्ट नहीं होगा। और स्टॉक आइडियाज तो हम देते रहते हैं ढूंढ ढूंढ के, वो तो हमेशा का चलिए, एक जिम्मेदारी है। और ईटी नाउ के साथ जो निवेश की मुहिम है उसको बरकरार रखने का वादा करते हैं, और यही प्रयास करेंगे कि 2025 में जितने ज्यादा ट्रेडर और निवेशकों को फायदा मिले उतना अच्छा है। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, यदि आप, क्योंकि कहीं ना कहीं चलिए। टोकन लाइफ में जरूर तो होता है, चाहे आप कितने भी बड़े वादे करें, तो 2-4 स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट थीम इंडिया में अच्छा वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो कैपिटल मार्केट थीम को एज ए रिटर्न गिफ्ट पे फोकस किया जा सकता है, जहां पे आपको 25 से लेकर 30% तक के रिटर्न बनेंगे। काफी दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिकल थीम यहाँ पे वर्क करेगी, तो सिलेक्टिव केमिकल थीम पे फोकस करना चाहिए। तो ये 2-3 रिटर्न गिफ्ट के पैकेट्स हो सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि मेरे साथ आपको भी पार्टी एंजॉय करने का चांस मिले।
मार्केट और केमिकल सी लेटर वाले ये दो थीम हैं जिस पर आप फोकस करके चलिए। हाल फिलहाल हम देख भी रहे हैं कि बीएसई, सीडीएसएल, एनजीएल1 समेत तमाम जो शेयर हैं वो अच्छे से चलते हुए दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म वाले शेयरों में भी रौनक रही। हाल फिलहाल एमसीएक्स की बात कर लें, आईएक्स की बात कर लें, ये शेयर चले हैं सब। चंदन जी, आपको हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई जन्मदिन को लेकर। उम्मीद करते हैं आपसे बजट के आसपास मुलाकात भी होगी मुंबई में। मिलते हैं फिर जल्दी ही। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आज इवेंट टेक फोकस में रहेगा और वो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जिसको पहले आप ऑटो एक्सपो के नाम से जानते थे। उसका नाम बदल गया है, नाम भी बदल गया है, वेन्यू भी बदल गया है। इस बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजित किया जा रहा है और इस बार 100 से ज़्यादा नई गाड़ियां लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें कि मारुति की जो ग्रैंड विटारा आती है वो ई विटारा इलेक्ट्रिक वर्जन उसका आएगा। hyundai की भी कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च होने की उम्मीद है। क्या कुछ हलचल है जरा ये समझते हैं। हमारी टीम वहां पर मौजूद है और आपको वहां से जो भी अपडेट्स जरूरी होंगे आपके लिए वो आप तक हम दिन भर पहुंचाएंगे और जब तक ऑटो एक्सपो चलेगा तब तक आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी और ऐश्वर्या पाटिल वेन्यू से जुड़ गए हैं भारत मंडपम से। सुमित और ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है सुबह सुबह, क्या माहौल है वहां पर और क्या तैयारियां हैं एक्सपो को लेकर? फिलहाल हम भारत मंडपम प्रगति मैदान के बाहर खड़े हैं। भारत मोबिलिटी 2025, अगर आप ऑटो एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए ये अगले 5 दिन बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे शोज़ लाइंड अप है। 11 सबसेट्स है भारत मोबिलिटी के, जिसमें आप देखेंगे मोबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, अर्बन एयर मोबिलिटी की भी नई टेक्नोलॉजी किस तरह की है वो आपको नज़र आएगी। और अलग अलग पवेलियंस भी सेटअप किए गए हैं। टॉप OEMs बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आपको यहाँ पर दिखेंगे। 1500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, तो जो विजिटर्स होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा अगले 5 दिन, 17 से लेके 22 तक भारत मोबिलिटी 2025। और हमारे इन हाउस ऑटो एक्सपर्ट सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ है। सुमित, सबसे ज़्यादा एक हाईलाइट इस पूरे इवेंट का क्या होगा? EVs, ऑल्टरनेटिव फ्यूल, कई सारी टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ऐश्वर्या, ये साल बहुत ही खास साल होने वाला है EVs के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। अभी तक ये गाड़ियाँ 2% मार्केट का हैं, पर इस साल में 2 बड़े मेजर प्लेयर्स 70% जिनका हिस्सा है, मारुति और hyundai, दोनों की EVs आ रही हैं। तो ये साल ऐसा होगा कि भारत दोबारा याद रखेगा कि इस साल में EVs आई थी बड़े पैमाने पर। मारुति की ई विटारा और hyundai की ई-क्रेटा, ये 2 मेन होंगे देखने वाले। नए प्लेयर्स हैं जैसे BYD और विनफेस्ट, ये भी आए हैं। फिर बाइक्स हैं, बाइक्स इंथुजियास्ट के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। इसके साथ साथ गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं बाजार में, पर उसके साथ साथ चॉइस बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब है ग्राहक यहाँ देखने के बाद कन्फ्यूज भी होने वाले हैं। और इसके अलावा आज कई सारे सेलिब्रिटीज़, पिछले साल आई थिंक शाहरुख खान ने ग्रेस किया था एक इवेंट पर, तो सेलिब्रिटीज़ के अलावा टॉप पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। और कुछ ही समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी करीबन 10 के करीब वो यहाँ पर आएंगे और एड्रेस करेंगे ऑटोमोटिव कंपनीज, OEMs को। तो काफ़ी मज़ेदार दिन रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। और निश्चित तौर पर हमेशा की तरह ऑटो एक्सपो बड़ा ही एक्साइटिंग होता है। कई बार बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट कारें भी आती हैं, नए लॉन्चेस होंगे, बाइक एंथुजियास्ट के लिए भी बहुत कुछ है। और इस बार ना मेन मुख्य दिल्ली में हो रहा है, तो ये एक निश्चित तौर पर जो लोग दिल्ली जाते हैं या फिर आसपास के इलाकों में रहते हैं उनके लिए एक्सेसिबल ज़्यादा होगा। और ये वेन्यू बहुत ही शानदार है भारत मंडपम। वहाँ से आपके लिए हम सारे के सारे ज़रूरी अपडेट्स, लॉन्चेस से जुड़े हुए, शोकेस से जुड़े हुए आगे भी लाते रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ऑटो एक्सपो की शुरुआत होने वाली है और ये अब तक का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला ऑटो एक्सपो बताया जा रहा है, जहां पे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 बजे के आसपास इस पूरे फंक्शन का इनॉग्रेशन करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ कई सारी कंपनीज जो हैं वो आती हुई दिख रही हैं, जहां पर अब देखें तो स्टार्टअप वर्ल्ड से भी कई सारा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और ईवी पे खासतौर से फोकस है। जैसा हमारे सहयोगी सुमित बता भी रहे थे
कि जो दो कंपनीज हैं जिनका 70% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं ईवी सेगमेंट में, जहां पर मारुति सुजुकी अपनी ई विटारा लॉन्च करेगी और साथ ही Hyundai अपनी टॉप सेलिंग मॉडल क्रेटा का ईवी वर्जन लाएगी। हालांकि दोनों ही कंपनीज की तस्वीरें जो हैं आपने ऑलरेडी देखी होंगी, पर क्या प्राइस पॉइंट है, किस तरीके से लॉन्च होगा, इकोसिस्टम बिल्ड करने पे इनका क्या फोकस है, ये नज़र रखना होगा। साथ ही टाटा मोटर्स भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनके कई सारे लॉन्चेस जो हैं वो आते हुए दिखेंगे। साथ ही एन चंद्रा भी इस इवेंट में शामिल होंगे, तो उनकी कमेंट्री पर भी नज़र ज़रूर रहेगी। तो ऑटो कंपनीज पे ही एक बार चार्ट चेक लेते हैं। और अक्षय, ये तीन कंपनीज खास तौर से इस पे आपका फोकस चाहिए, आपसे लेवल समझेंगे, क्योंकि अगर प्राइस के लिहाज से अच्छे लॉन्चेस आते हुए दिखे तो शायद स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। तो अक्षय बताइए, मारुति सुजुकी, Hyundai और टाटा मोटर्स, इन तीनों में से ही सबसे बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको? जी, तो सबसे बेहतर अगर थोड़े बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी से आप देखें तो टाटा मोटर्स तीनों में से बेस्ट बेट है। अभी टाटा मोटर्स में बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स का ओवरऑल आप एक मीडियम टर्म जर्नी देखें तो स्टॉक में काफी बिकवाली रहा है। गए 4 महीने से स्टॉक कहीं ना कहीं काफी पिटा है और ये महीने में उसने एक सपोर्ट बनाने की खोज की है। कहीं ना कहीं 745 750 एक एरिया रहा है जहाँ पे वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं डिलीवरी बेस्ड, जहाँ पे थोड़ी डेरिवेटिव में हमने बाइंग देखी और गए जो फॉल था बाजार में उसमें टाटा मोटर्स ने काफी अच्छी गेन्स इंट्राडे बेसिस में दिखाई है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए होल्ड करने के लिए ओपन है तो टाटा मोटर्स ही आपके लिस्ट में होना चाहिए बाइंग रेडार पे। 825 840 ये दो टारगेट जोन का एंटिसिपेशन है, 725 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है और अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 700 और 750 ये रेंज के नीचे जाना मुश्किल है। टाटा मोटर्स यहाँ से एक अच्छी रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा है। मोमेंटम बेस्ड काउंटर नहीं है पर थोड़ा टाइम लग सकता है और ऊपर इवेंचुअली 900 तक भी लॉन्गर टर्म में चल सकता है। तो टाटा मोटर्स सबसे बेहतरीन स्टॉक है अगर आप बाय एंड होल्ड करें। मोमेंटम अगर आप पकड़ना चाहे तो मारुति में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट है क्योंकि मारुति में अगर 3-4 दिन का मूवमेंट देखे तो 11,600 से 12,100 ये इसका जर्नी रहा है और यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 12,100 जो अगर पार कर जाए तो आपको 12,400 या 12,500 तक दिखा सकता है। तो मोमेंटम चेज करने वालों के लिए मारुति ये बाइंग पिक रहेगा, बाय एंड होल्ड वालों के लिए टाटा मोटर्स रहेगा। मोमेंटम चेस करने वालों के लिए मारुति सुजुकी पर आप नज़र रखिए और बाय एंड होल्ड की रणनीति अगर है तो टाटा मोटर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा आज केमिकल काउंटर्स में से काफ़ी एक्शन जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं, पर ख़ास तौर से शायद टाटा केमिकल्स फोकस में रह सकता है क्योंकि कल ही कुछ खबरें आ रही थी कि सोडा ऐश के प्राइजेस में एक बढ़त देखने को मिली और साथ ही साथ आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी की लिस्ट में अभी भी रखा है। टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं और टाटा केमिकल्स में जो है काफ़ी हिस्सेदारी है टाटा सन्स की। ऐसे में एक बार समझना चाहेंगे कि टाटा केमिकल्स अक्षय आपको टेक्निकल फ्रंट पे कैसा दिख रहा है? कल थोड़ा बहुत स्टॉक ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा था, आप देख रहे हैं 1% की क्लोजिंग दी उसने, पर क्या यहाँ से अब चलने के लिए तैयार है ये स्टॉक? बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। पहले बात तो न्यूज़ का तो आपने जिक्र किया ही है, एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है इसमें और अगर प्राइस स्ट्रक्चर भी देखें मेरे हिसाब से 2023 से जब भी स्टॉक 950 980 के रेंज को छूता है वहां से हमेशा एक पुल बैक देखने को मिलता है। ये पुल बैक ऑन एन एवरेज 1100 तक चलता है। इन एक्सट्रीम कंडीशन एक बार 1300 तक भी चला हुआ है स्टॉक, तो वापस वही सपोर्ट जोन के आसपास है, टेस्ट कर चुके हैं तो रिकवरी की उम्मीद है। रिकवरी अगर हो तो वापस एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चलते मिनिमम अब 1100 की तो उम्मीद करके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेनिफिशियल है करंट प्राइस टेक्निकल सेटअप से, तो बाय करने की राय मैं रखूंगा टाटा केमिकल में। आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बना के चलना है 925 का और रिकवरी पे आपको 1100 से 1130 ये दो टारगेट जल्दी बनते हुए दिख सकते हैं। चंदन सर, अभी आप कह रहे थे कि केमिकल्स वाली थीम बढ़िया चलेगी, टाटा केमिकल्स भी सामने सुन रहे थे हम अभी और आपने एसआरएफ भी दिया है एक शेयर चंदन अक्षय आप और भी ऐड कर लो जरा, मेरे को उसके बारे में बता देना। ये कोरोमंडल इंटरनेशनल आपको कैसा लग रहा है? एक बार जरा ये भी चेक करोगे प्लीज़ आप। जी
तो कोरोमंडल इंटरनेशनल मोस्टली बजट का भी एक थीम हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर पैक में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्डअप गए 2 दिन से धीरे धीरे बनते हुए दिख रहा है। 10-15 दिन बचे हैं और ये पूरे सेक्टर में आपको थोड़ी सी एक बाउंस बैक जरूर दिखेगी बिफोर द बजट। और कोरोमंडल की बात करें तो कल डे ट्रेडिंग में अच्छी रिकवरी थी। गए 3 दिन की जो बिकवाली थी उसको ऑलमोस्ट 80-90% फॉल उसने कवर कर चुका है। तो मोमेंटम पिकअप अच्छा है, ब्रॉडर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा है, उसके चलते वापस 2000 का जो स्तर से जहां से गिरा था ये छू सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो जनवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वापस 980 से 2000 के लेवल छू सकता है। 1800 का बेस बन चुका है। तो अगले अगर 8-10 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे तो कोरोमंडल एक अच्छा बाय कैंडिडेट हो सकता है। 1800 के नीचे स्टॉप लॉस और 2000 का टारगेट, ये सेटअप है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। हमने ना कई एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो इस बार की ना बजट की थीम जानने की कोशिश करते थे टिपिकली कि बजट कैसा रह सकता है। इस बार जितने भी एक्सपर्ट से मैंने निजी तौर पर बातचीत की तो उसमें से मैं एक थीम आपको बताता हूँ जो मेरे को उनसे पता लग रही है और मेरे को लग रहा है कि शायद ये इस पर सरकार काफ़ी अनाउंसमेंट कर सकती है। पहला, टैक्स के रिलैक्सेशन पे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। टैक्स टेररिज्म के साथ नहीं चला जाएगा, टैक्स के रिलैक्सेशन पे ज़रूर आएगा। मिडिल क्लास को फोकस करते हुए टैक्स रिलैक्सेशन आएगा, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी ना किसी तरह से उनके डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाने की बात आएगी। ये पहला पॉइंट है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे जो कंजम्पशन वाली कंपनीज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिस पे फ़र्क आ सकता है वो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। इनकम डबल करने वाले जो नारा है वो भले वो ना आए लेकिन फिर से किसानों को एक बार फोकस कर सकते हैं वो, ये दूसरा है, ठीक। तीसरा जो पॉइंट मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, इस पे। तो ये तीन थीम मोटा मोटी समझ में आ रही है। रेलवेज, इंफ्रा, ये सब क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल्स के हैं, इनमें तो आना ही है। इसमें वन लाइनर भी आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक। आशीष चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल से करें शुरू। नमस्ते, जरा बताइए आपकी पहले ट्रेडिंग कॉल, फिर और पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मैं ट्रेडिंग कॉल्स तो जनरली नहीं देता हूं। मैं जनरली कोशिश करता हूं कि एक इन्वेस्टमेंट थीसिस पे हम फोकस करें, जहां पर पे हमारा ओरिएंटेशन होता है कि ऐसे और स्टॉक्स और ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस करें जहां पर पे लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में एक बहुत ही अच्छी सेक्टर की टेलविंड है और उसका एडवांटेज टेक्निकल्स के थ्रू क्या हमको थोड़ा सा टाइमिंग के पर्सपेक्टिव पे या सेक्टर की जो एक स्ट्रेंथ है उसको पकड़ने के लिए हम टेक्निकल्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे स्पेस में आप देखें तो 2-3 थीम हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो पूरा रूरल इकोनॉमी का पिकअप जो हमें लगता है काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके 3 मूलतः कारण हमें नजर आते हैं। पहला कि मॉनसून्स के अंदर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये मॉनसून आपको बेटर देन नॉर्मल हमें देखने को नजर आएगा, और जब भी ऐसा हुआ है तब हमने देखा है कि जीडीपी की ग्रोथ भी कंपैरेटिवली बेटर होती है और उसका पिकअप रूरल इकोनॉमी में बहुत अच्छा आता है। सेकंड, हमें लगता है कि जो वाटर रिजर्वायर्स के लेवल है वो काफी अच्छे हैं, 85 से 90% के आसपास है। अगेन उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी में देखने को नजर आएगा। और जैसा आपने कहा कि बजट पे काफी फोकस इस पूरे रूरल थीम पे बनेगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए ये पूरा स्पेस अच्छा करेगा। अब यहाँ पे प्ले करने के लिए कई ऑप्शन है, पर हमें लगता है जो सबसे पहले प्ले करना चाहिए वो होना चाहिए ट्रैक्टर स्पेस को। और वहां पर पे ऑटो स्पेस के अंदर में हमें लगता है महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स, ये 2 स्टॉक हैं जहां पर पे क्लियरली हमें सेक्टर की टेलविंड भी अच्छी नजर आती है और दोनों ही कंपनी की एक अच्छी मार्केट लीडरशिप है। महिंद्रा ऑलमोस्ट 42% मार्केट शेयर रखता है, वहीं एस्कॉर्ट्स के अंदर में 11% की मार्केट लीडरशिप है। और जिस तरह से हमें लगता है कि कुबोटा के आने के बाद अब एस्कॉर्ट्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर में बट एक्सपोर्ट के अंदर में बड़ा काम करेगा, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। अब अगर से मैं लेवल्स की बात करूं तो एस्कॉर्ट्स में मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 3200 और 3300 के जोन में बना है और ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड कर गया, तो मैं मानता हूं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, यानी कि जो कि 4400 के आसपास है, उसको रिटेस्ट करने की, क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे स्पेस में एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। सेकंड जो थीम हमें काफी पसंद आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की थीम।
और यहाँ पे हमें लगता है कि डिम्पी एक तो जो आप देखते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह तो ये कंपनियां बनाती है, बट साथ ही साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और जिसके चलते चाहे वो डिक्सन हो, सिरमा हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ये जो कंपनियां हैं इनके अंदर में आपको जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट डिक्सन जैसी कंपनी में तो मुझे लगता है प्रॉफिट ग्रोथ ही 80 से 90% आ सकती है। केन्स के अंदर में 80% की प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना बन रही है। सिरमा के अंदर में मार्जिन एक्सपेंशन होने की संभावना बन रही है। तो ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहाँ पे अगर से एक स्टॉक मुझे चुनना होगा तो मैं जाना चाहूंगा पहले तो सिरमा के साथ, जहां मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। 520 पे टेक्निकली बहुत अच्छा बेस स्टॉक बना चुका है। 650 रुपए तक के स्तर सिरमा के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, महिंद्रा एस्कॉर्ट्स ये हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। जो हमने ईएमएस की थीम की बात की, सिरमा, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक, ये भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में इनको हमने जगह दी हुई है। ठीक है आशीष भाई, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ बताई, और ये बात सच है कि आप बहुत ही फाइन ट्यून करके मार्केट को देखते हैं। उसमें फिर मैं ये बोलने की गलती नहीं कर सकता कि आप टेक्निकल्स हैं, आप डेरिवेटिव्स हैं, आप फंडा हैं। मैं बोलूँगा कि आप समग्रता में सारी चीज़ों को देखते हैं और ये बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। मैं तो आपके साथ, मेरे को तो याद है शायद हम आशीष भाई हम 15 साल से बात कर रहे होंगे स्क्रीन पर। बिल्कुल इतना तो हो गया बिल्कुल होगा ना, 12-15 साल तो हो गए होंगे। बिल्कुल डिम्पी, 15 हाँ, साल इतना समय होगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छे से बिल्कुल जानता हूँ डिम्पी, सर मैं आपके आपको, साथ तो बहुत मेरा अच्छे से जो आप फाइन ट्यून एसोसिएशन करते हैं रहा है, सारी चीज़ों को। जी बहुत लंबे समय का एसोसिएशन रहा है। और आपने हाँ, देखा कि किस तरह से हमने एक ये पूरे जो मार्केट का 360 डिग्री एक एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि कैसे आप, इसलिए हमारी स्टाइल को भी हम कहते हैं FTPM अप्रोच, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी, जहाँ पे बिहेवियरल फाइनेंस पे भी काफी फोकस होता है और नंबर्स के ऊपर भी एक अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। तो इसकी वजह से जब आप अप्रोच करते हैं तो मुझे लगता है 360 डिग्री अप्रोच के साथ आप बाजार को देख पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है सर। और इस बीच एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शिवांगी शारदा। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैम, आप मार्केट के अंदर आज क्या देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके? वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट्स में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि अपर जोन्स पे थोड़ी रिजेक्शन जरूर है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छी तरह से नजर आ रहा है। मेरे रडार पे है BSC। ये स्टॉक लगातार हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस पे इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और हाल ही में हमने देखा है कि 29% जो ऑप्शन का नोशनल टर्नओवर है उसका कंट्रीब्यूशन रहा है BSE का, जो कि काफी माइलस्टोन रहा है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में हम काफी बुलिश है, और जिस तरह से रेगुलेटरी चेंजेस और प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहे हैं, ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला है। और वीकली बेसिस पे जो ब्रेकआउट है उसके बाद काफी शानदार रूप से फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 6300 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे, और 5850 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। शिवांगी, अब BSC पे आपकी नज़र पहले भी थी, आपने लास्ट टाइम भी हमको एक बार जब गाइड किया था तब भी काफ़ी बढ़िया चला है शेयर, और इस बार भी आपकी इंटेलिजेंस ये कह रही है कि 6300 तक आ सकता है। कोई गलती ना करें, आप BSC के अंदर पोजीशंस लेके बैठे हैं तो भले बैठे रहें, और अगर आपने नहीं ले रखा थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। वैसे भी ये एक यूनिक कंपनीज़ है, ब्रोकरेज के तौर पर, एक्सचेंज के तौर पर माफ़ कीजिए, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 5850 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा, वॉल्यूम थोड़ा कम, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मैं अपने सहयोगी शरद को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ, वो नवरत्न शेयर बता देंगे, फिर दोनों मेहमानों से हम चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले शरद से नवरत्न शेयर जान लेते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले बात करें तो रिलायंस पे नज़र रहेगी। जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, खासकर कि जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस आई है। एबिडा भी जो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। वही जियो की बात करें तो स्लाइट एस्टिमेट मिस आई है आरपू में, बट लार्जली बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, खासकर कि OTC और रिटेल सेगमेंट में। इन्फोसिस की बात करें तो मैनेजमेंट ने जो है अपग्रेड कर दिया वित्त साल 2025 की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस। हालांकि जो है स्टॉक में जो ADR में हमने गिरावट देखी थी, क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर की जो है एस्टिमेशन है रेवेन्यू की वो थोड़ी कम हो सकती है, खासकर की जो थर्ड पार्टी रेवेन्यू है वो सेगमेंट को लेके, तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर इन्फोसिस में देखने मिल सकती है। एक्सिस बैंक के कमज़ोर नतीजे आए हैं, स्लिपेजेस बढ़ गए हैं तीसरे तिमाही में,
और लार्जली इनलाइन नंबर्स है, बट एसेट क्वालिटी जो है ये ख़राब हुई है, तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हैवेल्स का भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ आया है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में, और चैनल डिस्टॉकिंग भी हुई थी थोड़ी सी, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी नहीं पिकअप हुआ है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ हमारा अगला स्टॉक रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है प्रपोजल की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को कमेंस करने के लिए, और कंपनी जो है अपडेट करने वाली एक्सचेंजेस को जब उनको पीएमएस लाइसेंस मिलेगा सेबी से, पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही एबीएफआरएल की बात करें तो इन्होंने जो अपनी क्यूआईपी लॉन्च कर दी है 271 रुपीज़ पे, यानी कि लगभग 2% डिस्काउंट पे, और थोड़े दिन पहले 2500 करोड़ का जो है बोर्ड की अप्रूवल आई थी इस क्यूआईपी साइज़ को लेके। अब बात करते हैं सातवां स्टॉक फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पे 24% स्टेक एक्वायर करेंगे 2 पीई फंड से एगिलिस डायग्नोस्टिक्स में। लगभग 1350 करोड़ का ये डील रहने वाला है, लेकिन ब्रोकरेजेस में भी आज एक्शन देखने मिलेगा। एपीएल अपोलो पे नज़र रखिएगा, यूबीएस की अपग्रेड आई है न्यूट्रल से बाई पे, लक्ष्य जो है वो भी बढ़ा दिया 1600 से 1900 रुपये तक, और यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम जो है आगे देखने लग सकती है। और आज हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज यहाँ पे आधार हाउसिंग पे नज़र रखिएगा, सिटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस 565 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, और कंपनी जो है AUM जो ग्रोथ है वो 16% का ग्रोथ आया है पिछले 4 से 6 साल में, स्केल भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल 22% का पैट ग्रोथ का अनुमान रहेगा अगले 3 साल में, और ROE 16.5% तक आ सकता है, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन दिखेगा। की सूची शरद, शुक्रिया ये लिस्ट हमें बताने के लिए। और बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आदर हाउसिंग फाइनेंस, जिस पर सिटी की रिपोर्ट कवरेज इनिशिएट हुई है, इसके ठीक बाद प्री ओपन में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साइंस। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन इवेंट पैक ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि बाजार खुलने के साथ साथ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो बीती रात बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर आए, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, हैवेल्स, LTI, माइंडट्री, इन सारे के सारे नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। निफ्टी और FNO की इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे आज भी हैं, तो रिजल्ट स्पेसिफिक डे रहेगा। वहीं अब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बचा है, सोमवार को 20 जनवरी ट्रंप का इनॉग्रेशन, और साथ ही नेक्स्ट बिग इवेंट बजट रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बाजार को आने वाले दिनों में इंपैक्ट करेगी। कल के सेशन में हमने लगातार तीसरा सेशन देखा, जबकि स्ट्रेंथ थी और विनिंग स्ट्रीक जो है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आई। इस वक्त सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी और विदेशी बाजार से संकेत भले ही मिले जुले नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे इवेंट्स ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और नतीजों का सीजन है, नतीजों का सिलसिला जो कि बाजार को एक्शन पैक जरूर रखेगा। इस बीच 2 पैसे कमजोर, रुपया खुला है 86 रुपये और 55 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 57 पैसे पर। जहां हम ये सारे नतीजों की बात करें, कुछ स्टॉक्स जो रिएक्ट कर सकते हैं खबरों के दम पर। गुड मॉर्निंग आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे EMS, ऑटो और IT को बेहद अच्छे से आपने थोड़ी देर पहले समझाया, इसके लिए थैंक यू। लेकिन TVS मोटर और ऑटो पैक में, क्योंकि स्कॉट्स कुबोटा और कुछ स्टॉक्स का आप जिक्र भी कर रहे थे, TVS मोटर्स जो है कल अच्छा एक्शन दिखा रहा था, इस वक्त करीब आधे % की तेजी है। कंपनी मोरक्को मार्केट में एंटर कर रही है, तो क्या कह सकते हैं न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। आपको ये स्टॉक कैसा लगता है? बिल्कुल, तो देखिए TVS मोटर्स एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और ये जो प्राइस करेक्शन हुआ है, पहली बात तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब जहां तक कि आपने कहा, बिल्कुल ज्योग्राफिकल एक्सपांशन तो ये कंपनी कर ही रही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इन्होंने जिस तरह से अपनी लीडरशिप बनाई इन द EV सेगमेंट, और एक बड़ा मार्केट शेयर गेन इन्होंने करके दिखाया, तो जिसका क्लियर बेनिफिट हमें देखने को नजर आ रहा है, नजर भी आया पिछले कई सालों में, जहां पे TVS मोटर्स ने अपने पीयर्स को एक बहुत ही बड़ी मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म किया, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो बाकी कंपनीज थी वो कहीं ना कहीं रूरल लीडरशिप जरूर बनाए रखी थी, पर EV में उनका EV के अंदर में उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट शेयर नहीं बना पाया। अब जहां तक कि EV के पेनिट्रेशन का आप देखें, तो EV का जो पेनिट्रेशन हुआ है वो अभी तक के 2% के आसपास हुआ है, और जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि 4.5% तक के EV का पेनिट्रेशन हमें देखने को नजर आ रहा है। और ऐसा अगर से होता है तो TVS मोटर्स एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि उन्होंने जो लीडरशिप ली है उसका क्लियर एडवांटेज इनको देखने को नजर आएगा। ऑल इन ऑल हमें लगता है विद द प्रोडक्ट एक्सपांशन, विद जियोग्राफिकल एक्सपांशन, ये कंपनी अपनी लीड मेंटेन रखेगी। मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को नजर आया हुआ है,
तो मुझे लगता है कि 2200 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट लॉन्ग टर्म में बना है, ये सपोर्ट होल्ड करता है तो स्टॉक आने वाले समय में 3000 रुपए तक के स्तर भी आने वाले 6 से 9 महीनों में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एब्सोल्युटली। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा, गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स क्विकली आपसे राय जानना चाहेंगे, महज 2 मिनट बचे हैं, एयरटेल और बायकॉन। एयरटेल स्टेबल चार्ट्स नजर आए अमिड्स वॉलेटाइल मार्केट्स ऑल्सो, और बायकॉन अगर देखें गुड स्टेबिलिटी फार्मा पैक में, और पिछले दिनों ये खबरों के दम पर एक्शन में भी रहा। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पूरे मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद स्ट्रेंथ दिखाया है। कंसोलिडेशन यहाँ भी मतलब होता है कि एक लेवल्स पे टिके रहना, तो यहाँ पे जो 21 दिनों का कंसोलिडेटिव बैंड से अब निकलते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ ऐड हो रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, तो 1700 तक के लेवल्स की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, और ऑफकोर्स 1600 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो थोड़े बहुत सॉफ्टनेस के बावजूद यहाँ पे एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली हम बाय करें इसको। ठीक है, तो मार्केट ओपन करने की अब कर रहे हैं तैयारी। 34 अंकों के नुकसान के साथ आज निफ्टी फ्रीज हुआ है, और 320 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी फ्रीज हुआ है। असल में रिलायंस और इन्फोसिस दोनों का नंबर्स का आप रिएक्शन देखेंगे तो एक 4% ऊपर है, एक 4% नीचे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स के दम पर 4% ऊपर है, नंबर्स ठीक थे। इन्फोसिस जैसे मैं कह रहा था कि एडीआर के दिख रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कुछ मिस है, वो करीब 4% नीचे है। एक्सिस बैंक मूड ज़्यादा ख़राब कर रहा है, इसलिए एक्सिस बैंक आज आपको नीचे दिखेगा। तो 3 बड़े नंबर्स में से अगर मैंने जो छांटे हैं उसमें से 2 मेरे को ख़राब दिखे, एक ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वेटेज है, इसलिए निफ्टी ज़्यादा नहीं है। बैंक में HDFC बैंक नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गिरा है परसेंटेज में, और गुना 3-4 गुना ज़्यादा है, कि आप देखेंगे 3.5% नीचे है। बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल स्ट्रक्चर में एज सच कोई मेजर डैमेज नहीं दिख रहा अभी भी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये नंबर्स की रीएडजस्टमेंट्स भी काम आएंगी और आपको और भी दिखना होगा। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, आज कौन कौन से तेज स्टॉक्स खुल रहे हैं। पहले मैं जरा निफ्टी पे आ जाता हूँ, उसके बाद देखेंगे। रिलायंस तो खुल ही रहा है, अडानी पोर्ट्स के अंदर तेजी है सेकंड डे, और अडानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, BPCL, ये कुछ शेयर्स हैं जो आपको हरे निशान में दिखेंगे। इन्फोसिस, एक्सिस बैंक दोनों नंबर्स के खराब शेयर है। TCS भी शामिल हो गया, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। HCL टैग भी थोड़ा कमजोर हुआ है, जिस दिन TCS के नंबर आए थे सब तेज थे, आज इन्फोसिस के नंबर है सब खराब है। बाजार की बेल रिंग हुई और करीब 53 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है, अब 73 पॉइंट हो चुका है। बैंक निफ्टी तो 350 पॉइंट साफ कर चुका है, और यही एक प्रॉब्लम है कि मार्केट के अंदर अगर अच्छी चीज़ आप काउंट नहीं कराओगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। दूसरा, इंडिया विक्स शुरुआत में थोड़ा सा मजबूत हुआ है, और ये बात कल ही चलते चलते हमने आपको नोटिस कराई थी कि इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन कांटे के टक्कर पे है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट को छोड़ नहीं रहा, आज 1300 का लेवल्स पार कर लिया उसने विद द हेल्प ऑफ अ गैप। बट इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो अभी भी प्रेशर में है, और साथ ही एक्सिस बैंक भी प्रेशर में है, किसी तरह का कोई रिस्पाइट या फिर वहाँ से फील गुड नहीं हो रहा है। HDFC बैंक, HUL, L&T वगैरह वाले बड़े शेयर्स भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ताकि ओवरऑल कंबाइन वेटेज चेक कर लें। हालांकि आज वेटेज चेक करने का ज़्यादा सिस्टम होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े शेयर है उनका रीजनिंग की वजह से इंडेक्स थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस करता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, रिलायंस वर्सेस इन्फोसिस हो गया है, रिलायंस की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए उसका बेनिफिट है। HUL थोड़ा ऊपर आए, डिफेंसिव स्टॉक्स आज ऊपर आ जाएंगे, कल थोड़े एग्रेसिव स्टॉक्स आगे थे, आज डिफेंसिव को वापस मौका मिल सकता है, इसलिए सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, HUL, ITC, ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स आप देखेंगे धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे। और जहाँ पे स्ट्रेंथ आई हुई है वो शेयर्स भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। टाटा केमिकल्स 2% ऊपर है, ये 1000 के जैसे ही दरवाजे में पहुँचता है एकदम से स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ना जाने 1100 के बाद फिर क्यों वीक हो जाता है। SBI का 1.5% ऊपर है। इंडियन होटल्स, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स भी आज आधे से पौने 1% ऊपर आके कर रहे हैं कामकाज। अब वीक काउंटर्स, LTI माइंट्री के भी नंबर्स ठीक नहीं थे, 2% का कट यहाँ पे भी लगा। एक्सिस बैंक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। हेवल्स के भी नंबर आए हैं जो नंबर्स ठीक नहीं आए हैं, तो हेवल्स को भी आज पनिशमेंट मिल रही है, हालांकि पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1% की है। इसके अलावा जो शेयर बढ़ रहे हैं उसमें कल्याण जी ज्वेलर्स के अंदर गिरावट रुकी है, पिछले 5-6 दिनों से बहुत तेज़ी से टूट रहा था, आज थोड़ी गिरावट रोकी है उसने। HFCL जैसे शेयर्स भी आज चल रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये कंपनी है, करीब 3-3.5% ऊपर है, ये कुछ एक स्टॉक्स है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। देखते देखते निफ्टी ने भी करीब 150 अंकों का
नुकसान दर्ज करा दिया और करीब 400 पॉइंट अब बैंक निफ्टी टूट चुका है। कल की कुल मिला के मार्केट में जो तेज़ी थी उसको काफ़ी हद तक एनगल्फ कर दिया आज के मार्केट के फॉल ने। एक्सटेंशन ना हो तो जीत जाओगे, एक्सटेंशन हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। कल ही तय हो गया था कि नंबर्स में से तीनों के तीनों नंबर्स ठीक आए तो बहुत बढ़िया चलेंगे, 2 नंबर्स भी खराब आए तो मार्केट तोड़ देंगे। 2 नंबर खराब हो गए, एक्सिस खराब हो गया, इन्फोसिस खराब हो गया, खाली रिलायंस मार्केट के फेवर में आया। तो भले आप इनको वैसे ना देखें लेकिन एक कन्विक्शन का बहुत बड़ा काम करते हैं। इन तीनों नंबर से एफआईएस को ल्योर किया जा सकता था लेकिन इन तीनों नंबर्स में से 2 नंबर्स ने एफआईएस को पीछे की तरफ धकेल दिया है वापस से। देखते हैं और क्या होगा। इंडिया विक्स 2.5% बढ़ने के बाद 16.25 के आसपास आ चुका है और ये एक चिंता की बात है। 16 के ऊपर खड़ा होगा तो रिकवरी करने में और मुश्किल होगी क्योंकि फियर इन द मार्केट भी कहलाया जाएगा। वॉलिटिलिटी होगी, अपनी जगह है, बट फियर इन द मार्केट भी होगा। ये पॉइंट भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अब जरा हीट मैप फटाफट से लेके आते जाइए ताकि फिर मेहमानों से हम ट्रेडिंग कॉल्स ले पाएँ। ज़्यादा शेयर्स में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि इसमें आप धीरे धीरे करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कीजिएगा। हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से लेते आइए। पहले जरा निफ्टी काउंटर्स दिखा देते हैं आपको। HUL आज थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स आगे आएंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो आज HUL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HUL जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको थोड़े ठीक दिखेंगे। सबसे ज़्यादा टूटने वालों में से दोनों ही नंबर्स वाले शेयर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कॉर्नर में पड़े हैं। एक्सिस बैंक और इन्फोसिस दोनों के नंबर्स खराब है, मार्केट ने पनिशमेंट किया। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप है जिसमें HDFC बैंक सबसे कम टूटने वालों में से है, सबसे ज़्यादा तो एक्सिस बैंक की आज वीक है। और अगर आप देखेंगे ज़्यादातर शेयर परसेंटेज में 1% की जद में ही है, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज एक्सिस बैंक को छोड़कर कहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा। निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा एग्रेशन दिखेगा। ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हरे निशान में, ज़्यादातर शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव है, इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा। IT के अंदर क्योंकि इन्फोसिस के नंबर ख़राब आए, एक इम्पैक्ट होता है, वो स्पाइरल इम्पैक्ट, वो आपको सभी शेयर्स पे देखने को मिल रहा है। FMCG थोड़ा डिफेंसिव वाला रोल प्ले करेंगे। रिजर्व मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट FMCG के लिए अच्छी खबर लेके आएगा, या तो डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाए या तो इन्फ्लेशन को कम करे, दोनों में से कुछ तो हो। अब मेटल्स के अंदर 20 तारीख के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो जाइएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से आशपेशी हो जाएगी। वो जो बात बोलेंगे टैरिफ वगैरह की, उससे मेटल्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये ऑटो एक्सपो भी शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत खबरें आती रहेंगी, छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स होंगी, तो स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्सेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं कि किन शेयर्स के अंदर बढ़त और कहाँ पे वीकनेस है। आप मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखते हैं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। और आशीष जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट्स तो कमज़ोर खुले ही हैं और थोड़ी सी कमज़ोरी गहरा रही है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? ये बिल्कुल देखिए, मार्केट थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और जब तक हम 23,400 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं जाते तब तक मुझे लगता है कि रेंज कहीं ना कहीं बाजार की बन गई है। 23,000 से 23,400 में ब्रॉडली बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेटअप कहीं ना कहीं अभी तक की कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बना रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक अप्रोच इस समय पे रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग इस समय करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। अब जहाँ तक के सेक्टर्स की बात है, हमने जैसे ऑलरेडी कहा कि कुछ रूरल थीम पे हम जरूर फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने जो EMS स्पेस की बात की उनके अंदर में हम डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति रखेंगे। तो इस समय पे मैं समझता हूँ कि एक वेट एंड वॉच की अप्रोच फ्रॉम एटलीस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड को प्ले करने के लिए इस समय एक वेट एंड वॉच की अप्रोच मैं समझता हूँ मेंटेन रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो वेट एंड वॉच करने पर आशीष जी कोई नए स्टॉक्स नहीं है जहां पर फिलहाल आपको ट्रेड करना है, अभी आप थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक बार 23,400 को या तो क्लियरली ऊपर जाने दीजिए, तब शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखने में नजर आएगी। नहीं तो हो सकता है कि एक डिप बाजार में मिले और उस डिप के अंदर में काफी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। जैसे मैं डिफेंस को भी ध्यान रखूंगा। डिफेंस में हमारा जो 2 स्टॉक जिन पे काफी फोकस बना हुआ है, वो एक तो मझगांव डॉक और दूसरा है BEL। ये स्टॉक्स पे हम काफी पॉजिटिव है क्योंकि आप इनकी ऑर्डर बुक पोजिशनिंग देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। जैसे मैं मझगांव की बात करूं तो मझगांव में आपको एटलीस्ट ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का हमें देखने को नजर आ रहा है, जिससे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी 15 से 18% की क्लियरली देखने को नजर आएगी। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक्स 33-34 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को अच्छा खासा नजर आया हुआ है।
और हम ये मानते हैं कि डिफेंस के अंदर में गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव रहने वाली है। ओवरऑल जो डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है वो 10 लाख करोड़ की हो सकती है, जिसमें सिर्फ आप अगर से देखेंगे कि जो शिप और नेवल की जो अपॉर्चुनिटी है वो करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास की रहेगी। तो मझगांव डॉक उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी रह सकता है। यहाँ पर पे मैं समझता हूँ कि आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो 2150 पे बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रहा है। और ये स्टॉक थोड़ा सा, इसको अगर से आप एक्यूमुलेट की जैसे पोजीशंस बनाते हैं तो मैं समझता हूँ 2800 से 3000 तक की पोजीशनिंग मझगांव डॉक के स्टॉक में आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, मझगांव डॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ऑल राइट, तो देखिए फिलहाल मार्केट्स की इस वीकनेस में थोड़ा सा लाइट रहना ही बेहतर है। कोई बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स या ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर करने दें। निचले स्तरों पे अच्छे बाइज मिलेंगे, बट हाँ पोजिशनल प्ले के लिहाज से यहाँ पे मझगांव डॉक पसंद आ रहा है। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और शिवांगी अब आपसे समझते हैं, बताइए आपके कौन से हैं ओपनिंग आइडियाज़। जी, ओपनिंग आइडियाज के लिए मैंने चुना है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे एक अच्छी कल के सेशन में हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, और जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास, वहां से एक इंडिकेशन है कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन होके एक अप मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी वीकली बेसिस की चार्ट देखें तो यहाँ पे एक काफी अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है, और एक जिस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये पूरे लगातार 5 हफ्तों की गिरावट के बाद नेगेशन की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट 520 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है 485 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस में एक्शन देखने को मिल ही रहा है, वहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर शिवांगी की कॉल आती हुई। पर चलिए अब आदित्य का भी स्वागत करते हैं। आदित्य गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपके ओपनिंग आइडियाज कहाँ पर हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, शो पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं 2 रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूँगा। एक मझगांव डॉक जो अभी ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ थोड़ी देर पहले, बट मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार ट्रेंड इसमें उभर कर आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक बाइंग करके चलना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 2500 का आएगा, 2200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मझगांव डॉक पे खरीदारी करना चाहिए। दूसरा है सिटी यूनियन बैंक। ये एक दूसरा स्टॉक है जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है सृष्टि, और इसमें बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स बने हैं और एक अपना करेक्टिव वेव कंप्लीट करके स्टॉक एक वापस अप मूव की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह। 182 182 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस। मझगांव डॉक 2 एक्सपर्ट्स के रेडार पर और साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छी मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आदित्य के रेडार पर ये स्टॉक। लेकिन नतीजों की अगर बात करें, देखिए अर्निंग सीजन में Q2 का जो पेन था वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है। फिलहाल ये बहुत जल्दी होगी क्योंकि नतीजों के सीज़न की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं या फिर यूँ कहें कि IT पैक से जुड़े जो नंबर्स आए हैं, इसके इतर जो बड़ी कंपनियों के नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस के आते हुए देखिए अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। LTI माइंडट्री अनुमान के मुताबिक नतीजे और अनुमान से कमज़ोर नतीजों की फहरिस्त में एक्सिस बैंक और हैवेल्स दोनों ही हैं। हैवेल्स के स्टॉक प्राइस को पुल अप करेंगे एक बार। कमज़ोर नतीजों के बावजूद इस वक्त शुरुआत जो है ठीक ठाक देखने को मिली और फिलहाल भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नतीजों की अगर बात करें आदित्य, वैसे रेवेन्यू के फ्रंट पर ही सालाना आधार पर करीब 10 से 11% की मजबूती है। इसके अलावा मार्जिन और प्रॉफिट में हिट जरूर देखने को मिला है। हैवेल्स 1578 के लेवल्स पर मजबूती के साइंस दिखा रहा है। इस वक्त आपकी राय क्या होगी? एक ट्रेडिंग बैच जरूर है मानसी यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस, अगर जो आज का हाई था वो एक रेजिस्टेंस भी है 1630 का, अगर वो निकाल के ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से ट्रेंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे उभर कर आएगा। 1750 1800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपने नीचे लॉन्ग किया था तो स्टॉप लॉस लगाए 1540 का और बने रहे स्टॉक में, और 1630 1650 के आसपास एक बार वापस से रिविजिट करे। अगर 1630 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो डेफिनेटली बने रहे और फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे फ्रेश एडिशन के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 1630 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली फिर बाय करूंगा। एब्सोल्युटली।
1630 के टारगेट, इनफैक्ट 1630 के लेवल्स पर आने दीजिए, उसके बाद पोजीशंस लेने की राय हैवेल्स इंडिया पर बनती हुई। बीपीसीएल के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। एक तो क्रूड के कूल ऑफ का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बीपीसीएल को, और इसके भी अलावा खबर है जिसका असर एसबीआई कंसोर्शियम से लोन लेने की तैयारी। बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। ऑलमोस्ट 1% गेन्स बीपीसीएल पर। शिवांगी, आपकी राय क्या होगी? शिवांगी, बीपीसीएल जी, बीपीसीएल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक्शन जरूर इस सेक्टर में बनते हुए दिखा था। एक थोड़ी पुल बैक मूव जरूर थी, बट अगेन हायर जोन्स पे रिजेक्शन देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे अपने कंसोलिडेटिव बैंड को नहीं निकाल पा रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी पिछले 4 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं। तो आज के सेशन में एक थोड़ी हल्की पुल बैक मूव जरूर है, बट ओवरऑल वीकनेस में है ये स्टॉक और थोड़ा और पेन पॉइंट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। 255 का एक अहम सपोर्ट है। फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें। 255 के लेवल सपोर्ट के तौर पर कामकाज करेंगे। इस वक्त बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हुआ मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की नजर आ रही है। निफ्टी में अब भी हम देख रहे हैं एक रेंज में ही कामकाज, जो बिकवाली का दबाव हावी है। वहीं अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो है फोकस में भी रहेंगे और साथ ही पीएसयू बैंक्स और पीएसयू कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, लेकिन बेंचमार्क्स में अब भी कमजोरी हावी है। ब्रॉडर मार्केट्स जो है रिकवर करने की कोशिश जरूर करते हुए। इस बीच हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आधार हाउसिंग फाइनेंस को हमने शामिल किया था। आशीष, आपसे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर ही, बिकॉज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इन स्टॉक्स पर किस तरह के आपके व्यूज बन रहे जानना चाहेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए आज सिटी की एक रिपोर्ट भी है जो कि खबर के तौर पर काम आई, जहां उन्होंने कवरेज शुरू की। उनका मानना है 565 तक के टारगेट्स, 404 पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2-2.5% की तेजी है, 565 तक जाता दिख सकता है। हाउसिंग फाइनेंस प्ले पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल मानसी। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्पेस है वो एक लंबे स्ट्रक्चरल टेलविंड है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक एम है कि सभी को घर मिले, और जिस तरह से हमने अफोर्डेबल सेगमेंट में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा, जहां पर पे हमें लगता है कि एक आप टिपिकली अगर से पूरी सेक्टर की ग्रोथ देखें तो 15-16% के आसपास की ग्रोथ आपको इस पूरे स्पेस में देखने को नजर आएगी। और खास तौर पे हम उन प्लेयर्स के साथ जाना चाहेंगे जहां पर जिनका फोकस काफी सैलरीड एम्प्लॉयज के ऊपर रहता है, क्योंकि वहां पर पे आपके जो एनपीए के नंबर्स हैं वो हमेशा काफी कम रहेंगे। जरूर मार्जिन में थोड़ा सा जरूर कमी देखने को नजर आएगी, बट ये जो बिजनेस है पूरा एनबीएफसी बैंकिंग का, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो बेनिफिट है वो उन कंपनीज के अंदर में देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा सिक्योर लेंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये स्पेस काफी बजिंग है, काफी प्रॉमिसिंग है। हालांकि इस समय पे हमारे पोर्टफोलियोज में हमने इनको कोई जगह नहीं दी है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम इनकी जो हाउसिंग की जो रिलेटेड थीम्स है, जैसे कि वायर्स है, केबल्स है, इनके ऊपर हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स है, इनके ऊपर काफी फोकस बना हुआ है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं 16-17% की लोन ग्रोथ है। आपकी जो केपेक्स है वो काफी सिग्निफिकेंट अब यहाँ पर नहीं देखने को नजर आ रहा, जिसकी वजह से कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग होता है। तो इसी थीम को, प्रॉक्सी को प्ले करने के लिए केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैप जैसे स्टॉक, इनको हमने हमारे पोर्टफोलियोज में काफी लंबे समय से जगह दी है और अभी भी उन पर हमारा एक पॉजिटिव स्टैंस बना हुआ है। थैंक्स फॉर दैट व्यू आशीष। और इस वक्त मेटल्स, एनर्जी, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ये 4 बास्केट हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं, और इनके सामने पीएसयू बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से ही जुड़ी एक कंपनी पर फोकस होना चाहिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स। आदित्य, एक राय दीजिए, कमजोर या वॉलेटाइल मार्केट्स में भी इस वक्त 3-3.5% की तेजी पर खड़ा, 1169 के लेवल्स पर। मानसी, थोड़ा वेट करूंगा मैं। अगर मैं थोड़ा सा लार्जर टर्म ट्रेंड देखूं तो मुझे बेरिशनेस अभी भी दिख रहा है। ये एक पुल बैक रैली की तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। काफी बिकवाली के बाद एक रैली उभर के आ रही है। ऊपर के लेवल्स पे अगर हम देखें तो एक बार ये 1280 से 1300 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है जरूर, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा एक बार इसको वेट करूंगा, देखता हूँ कि सस्टेन करता है कि नहीं अप मूव। 1180 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो फिर डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज ये फर्स्ट डे है जब स्टॉक एक रिकवरी दिखा रहा है।
सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली फिर मैं इसके लिए एक लॉन्ग ट्रेड देखना चाहूंगा, लेकिन 1180 1200 के ऊपर। इसके बाद इस वक्त की रिकवरी है, इस रिकवरी को थोड़ा वॉच आउट करना चाहेंगे आदित्य, लेकिन राइट्स लिमिटेड के स्टॉक को पुल अप कीजिए। और शिवांगी आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट बजट से ठीक पहले अब पीएसयू कंपनियां, रेलवे काउंटर्स और साथ ही इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर तो है ही, और राइट्स लिमिटेड एकमात्र एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज के लिए फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक ओवरसीज। इस वक्त हम देख रहे हैं 1.5 से 2% तक की मजबूती। फंडामेंटल्स तो काफी दुरुस्त है इनके, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? इन स्टॉक्स पे बजट के अराउंड काफी मोमेंटम और बज बनते हुए जरूर दिखता है, बट आप अगर ये नोटिस करो तो काफी बीटन डाउन हो चुका है ये सारे ही स्टॉक्स पिछले 5-6 महीनों से। तो एक रिकवरी जरूर ऑन कार्ड्स है, पर एक वन डायरेक्शनल अपमूव के लिए काफी फॉलो अप बाइंग की जरूरत है, जो कि इन लेवल्स पे काफी लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, बिकॉज मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल हो रखे हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम जरूर इन पे फोकस करें, रडार पे रखें, बट सीपीएसई सेक्टर और एज अ होल को भी नजर रखें। उसमें कई बैंकिंग काउंटर्स भी है जिसको आप नजर रख सकते हैं, बट रेलवे पे खाली अपना बेट्स नहीं लगाए, डाइवर्सिफाई करके अपना पोजिशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें फॉर द बजट। और बजट में हम ऑफ कोर्स इट्स अ इवेंट, वहाँ पे काफी एक वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर एक्सपेक्टेशंस अराउंड ये सेक्टर में काफी हद तक हम देख रहे हैं कि इन लाइन ही रहेंगे। तो एक पॉजिटिव मूव जरूर आएगा, बट एक वन वे रैली के लिए काफी बाइंग यहाँ पे देखने को जरूरत रहेगी। ओके, सो राइट्स लिमिटेड पर ये एक राय इस वक्त बनती हुई, लेकिन इस बीच जहां हम देख रहे हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, इसमें टाटा केमिकल्स को भी जोड़ना चाहिए। रिलायंस पोस्ट रिजल्ट्स इम्पैक्ट दिखाते हुए, और साथ ही दिव्यानी इंटरनेशनल के चार्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। टाटा केमिकल्स ऑलमोस्ट 1% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। केमिकल प्लेज पर आशीष कोई नज़रिया बन रहा है? केमिकल स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक पहले। तो देखिए यहाँ पर पे थोड़ा सा अब जो एक रीस्टॉकिंग का एक ट्रेंड ग्लोबली बन रहा है, उसका बेनिफिट स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के अंदर में बनेगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी हमने देखा है कि थोड़ी सी नरमी आई है, उसकी वजह से मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नजर आएगा। और साथ ही साथ टॉप लाइन जो डी ग्रो हो रही थी बिकॉज क्योंकि एक डी स्टॉकिंग का ट्रेंड बना था, अब वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से टॉप लाइन में भी एक एडवांटेज नजर आएगा। बट ये मुझे लगता है कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे रखनी पड़ेगी रादर देन पूरे सेक्टर पे। तो हम जाना चाहेंगे जो कंपनियां टिपिकली जैसे कि एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी है, इनके अंदर में हमें लगता है कि एक फ्लोरिन जो बिजनेस है उसके अंदर में भी तेजी है, साथ ही साथ रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर में भी हमें लगता है कि प्राइसेस में एक अपटिक आएगी, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एसआरएफ जैसी कंपनीज को मिलेगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो एसआरएफ में एक बहुत लंबे समय के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्लियरली एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और स्टॉक में 2500 रुपए का एक अच्छा बेस बना है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2900 से 3000 तक की एक ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तो एसआरएफ काफी अच्छा लगता है। और दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है वो है गुजरात फ्लोरो। गुजरात फ्लोरो के अंदर में हमें लगता है कि जिस तरह से ये ईवी सेगमेंट के अंदर फोकस काफी कर रहे हैं, उसका बेनिफिट गुजरात फ्लोरो को क्लियरली नजर आएगा। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी है, और मुझे लगता है 3600 पे एक अच्छा बेस यहाँ बन चुका है, और अपसाइड में मैं समझता हूँ 4200 4300 तक की एक अपसाइड कहीं ना कहीं गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर भी आ सकती है। ओके, गुजरात फ्लोरो पर फोकस है, और आशीष की रिकमेंडेशन को बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पर, लेकिन साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। कल हमने देखा था स्ट्रेंथ नज़र आई थी, कंपनी ने अच्छा बेस बनाया, 50 से 100 डीमा तक का सफ़र भी तय किया, और इस वक्त अगर हम देखें वॉलेटाइल हैं मूव्स, लेकिन ऑफ कोर्स इस स्टॉक में मोमेंटम जो है ऑन सेशन ज़रूर देखने को मिलता है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं हल्की फुल्की बिकवाली। जियो फाइनेंस के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, अच्छी मजबूती है यहाँ पर, और इनफैक्ट निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में वन ऑफ द स्टॉक जो कि फोकस रेडार पर आ रहा है, आधे % के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 277। आदित्य, वैसे ब्रोकरेजेस की माने तो इस स्टॉक में दमखम है 400 के लेवल्स को भी पार करने का। अभी बाजार में वॉलेटाइल मूव्स थे तो स्टॉक ने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन जियो फाइनेंस पर आपका टेक? इस पे खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से इसका अभी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है।
ये जो अप मूव हमें देखने मिल रहा है जियो फाइनेंस में करीब 277 से लेके 295 तक का मूव हमें यहाँ पे आप देखने मिल सकता है। तो अगर आपको उस ट्रेड उतना सा ट्रेड करना है 277 से 295 के लिए, तो डेफिनेटली आप एक ट्रेड ले सकते हैं 270 का स्टॉप लॉस लगा के। बट अगर आप एक थोड़े लंबे समय के लिए आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो मेरे हिसाब से स्टिल अर्ली डेज, थोड़ा सा वेट करिए। स्टॉक में करेक्शन अभी भी ड्यू है। नीचे की तरफ हो सकता है स्टॉक लुढ़क के 260 से 250 के आसपास आ जाए, वो एक सही जोन रहेगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। सो ट्रेडिंग बेट के लिहाज से डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है 270 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 295 का टारगेट। मुझे लगा 295 क्रॉस ना कर पाए स्टॉक, शायद नीचे की तरफ स्टॉक अगर करेक्ट होकर 240 से 250 के आसपास कहीं आता है तो फिर फ्रेश एडिशन करें इसमें पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स की शुरुआत हो चुकी है। रिलायंस के नतीजे, इन्फोसिस के नतीजे, एक्सिस बैंक के नतीजों पर बाजार आज रिएक्ट कर रहा है। निफ्टी कंपनियों में एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, विप्रो के नतीजे और एफएनओ स्पेस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जियो फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स के नंबर्स हैं। जियो फाइनेंस नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं रिएक्ट करता हुआ, लेकिन चलिए रिलायंस के नतीजे आए और उसके ठीक बाद स्टॉक में मजबूती देखने को मिली है। नतीजे और साथ ही मजबूती के पीछे की कुछ वजह जो आपके लिए जानना जरूरी है, शरद दुबे हमें बताएंगे। शरद, बताइए। जी, रिलायंस में जो है आज तेज़ी देखने मिल रही है और तेज़ी की जो वजह है उस पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तीसरे तिमाही के नतीजे जो है मजबूत आए हैं और ब्रोकरेजेस की भी जो है एक बुलिश रिपोर्ट देखने मिल रही है। तीसरे तिमाही के जो एबिडा है ये ग्रोथ जो है रिकॉर्ड लेवल्स पे देखने मिल रही है। रिटेल कंजम्पशन को लेकर भी जो ओवरऑल कमेंट्री है उसमें जो है एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। आगे जाते हुए जो तिमाही में जो ओटीसी जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वहाँ पे मार्जिन्स में सपोर्ट देखने मिल सकता है और आगे जाते हुए जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो टेलीकॉम सेगमेंट का, यहाँ पे भी बढ़ोतरी की संभावना है। रिलायंस पे ब्रोकरेजेस की बात करें तो आईएफएल सिक्योरिटीज़, नुवामा, डैम कैपिटल, एलारा कैपिटल सबके बाई रेटिंग्स हैं और लक्ष्य भी जो है रेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1490 से लेकर लगभग 1730 तक। रिलायंस पर नुवामा की क्या राय है इस पर भी हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि तीसरी तिमाही पे जो है सभी सेगमेंट पे जो है एक मजबूत ग्रोथ देखने मिली है। वही ओटीसी सेगमेंट में एबिडा ग्रोथ 16% आई है सीक्वेंशियल बेसिस पे। 5 से 7 साल में न्यू एनर्जी का ग्रोथ जो है ओटीसी के जैसा हो सकता है और पेट्रोकेम सेगमेंट में मार्जिन बढ़ने का सपोर्ट भी मिल सकता है। रिलायंस पर आईएफएल सिक्योरिटीज़ की राय पे अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेल और ओटीसी सेगमेंट के अनुमान से बेहतर ग्रोथ आए हैं और वही वित्त साल 2025-27 की बात करें तो 15% का कैगर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। आगे जाते हुए जियो प्लेटफॉर्म का लिस्टिंग पर भी नज़र रहने वाली है जहां पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। 2027 तक ओटीसी में 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए तक का कैपेक्स संभव है और वही ईथन पाइपलाइन क्षमता बढ़ाने का लगभग 50% कैपेक्स का रिपोर्ट्स रहेगा। रिलायंस पर एलारा कैपिटल वित्त साल 2027 के लिए ईपीएस के अनुमान से जो है लगभग 2% से बढ़ाया भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अपग्रेड आई है ईपीएस की। और आखिर में रिलायंस और डैम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे रिटेल सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ शानदार रिकवरी आई है और चुनौती के बावजूद ओटीसी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ भी स्थिरता आई है। जियो की टैरिफ और सब्सक्राइबर में भी ग्रोथ जो है अभी भी कायम हुआ है और वित्त साल 2025-27 में एबिडा ग्रोथ लगभग 12% की संभावना है। तो आप कह सकते हैं कि एक बुलिश नज़रिया जो है ब्रोकिंग हाउसेस का भी है और रिलायंस के नतीजे जो है उम्मीद से बेहतर आए हैं। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये वापस से सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। और इसका जो रिएक्शन है वो मार्केट्स पे दिख भी रहा, अभी भी 2% ऊपर है। हालांकि 4 से 2 हुआ है, देखने वाले किसी भी नज़र से देखें, लेकिन अभी भी 2% ऊपर है रिलायंस। आगे बढ़ते हैं, नरेश मिरानी, आदित्य हमारे साथ है, साथ ही शिवांगी भी हमारे साथ हैं। इन तीनों मेहमानों से ज़रा फटाफट से एक स्टॉक एक्सप्रेस शुरू करते हैं, फटाफट से शेयर्स लेते हैं ताकि ज़्यादा शेयर्स कवर कर पाएँ। नरेश भाई आपसे कर रहा हूँ शुरू में, ये आईजीएल एमजीएल को टिल बजट तक रख सकते हैं। गैस के स्टॉक्स वापस थोड़े एक्टिव हो रहे हैं और ये बजट की थीम में भी हैं। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, जो आपको ठीक लगता है आप बता सकते हैं। इनमें से एमजीएल अच्छा लगता है क्योंकि स्टॉक काफी गिरा है और प्रीवियस साइकिल में ये ऑलवेज आउट परफॉर्मर रहा है। जब तक ये 1250 होल्ड करता है वो स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में जैसे ही 1320 क्रॉस करेगा तो ब्रेकआउट हो सकता है। टेक्निकली स्टॉक गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 2000 से लेके 1100 तक, जो लास्ट टाइम यहाँ से ही तेजी शुरू हुई थी ये स्टॉक की। सो ये तीनों में से एमजीएल प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, एमजीएल ठीक रहेगा, तो आप थोड़ा पोजीशंस रख लो और ध्यान रखना है बजट ओरिएंटेड थीम में भी हम डाल रहे हैं इसको, ताकि आपके पास वॉल्यूम थोड़ा रहे और बजट के आसपास अनाउंसमेंट भी सुनना गौर से क्या हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर।
SJVN, आदित्य जरा इस शेयर पे आइए, एक सरकारी कंपनी है, इस पे आपका टेक क्या है? ये अभी अभी डेरिवेटिव्स में ऐड हुई है, SJVN। काफी ओवरसोल्ड था इसमें यहाँ पे डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक मूव डेफिनेटली बन रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं मुझे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 105 से 110 का लगा है, नीचे स्टॉप लॉस 95 का लगा के बाई करे। शॉर्ट कवरिंग रैली प्ले डेफिनेटली है इसमें। ठीक है शिवांगी, एक शेयर आपसे भी होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में आप दम देखते हैं? क्योंकि थीम तो डिफेंस की है, पूरी तरह से तो गुम नहीं हुई है। ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी सो होंगी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे आपका टेक क्या है? ट्रेड लें या छोड़ दें? जी, डिफेंस स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इवेंट बजट भी आ रहा है, उसके अराउंड हम देखते हैं कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफी बीटन डाउन हो चुका है पिछले 4 हफ्तों से, तो मोमेंटम हल्का स्लो है, लैकलस्टर रहेगा यहाँ पे। और स्टॉक ने अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी तोड़ा है, तो जरूर यहाँ पे एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है। पर इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक 4000 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, तभी यहाँ पे वापस हम स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए दिखेंगे। और 4000 के ऊपर हम 4200 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशनल बाय रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इन लेवल्स पे जल्दबाजी ना करें। बेस फॉर्मेशन जरूर हो चुका है, बट फॉलो अप बाइंग जरूरी है यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। खैर इस बीच अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट्स के अंदर गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। 650 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे आ चुकी है। जितना कल पाया उतना आज खो दिया, उससे कहीं ज़्यादा खो दिया। और निफ्टी पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हुआ है। यही मार्केट के अंदर डर और चिंता जो हम कल भी आपको नोटिस करवा रहे थे। और उसकी एक बड़ी वजह है आज बाजार के गिरने की, वो है उस इन्फोसिस के नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ADR में भी आज प्रेशर दिख रहा था। और क्या क्या हुआ, रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्या रीड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपसे वापस से जुड़ेंगे मेहमानों से, ताकि कुछ और ट्रेड भी हम ले सकें। अभिषेक, पहले आप इन्फोसिस के बारे में बताएं। आप जी डिम्पी, देखिए पहले आईटी नतीजों में हम देखते थे कि मुनाफे का आंकड़ा कैसा है, डॉलर रेवेन्यू कैसी है और मार्जिन कैसे हैं, इन पर रिएक्शन आता था। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कंपनीज की डील विन कैसी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसी है, इस पर भी स्टॉक रिएक्शन देते हैं। और शायद यही वजह हो भी सकती है, क्योंकि कल हमने जिस तरह से अमेरिका में ADR को टूटते हुए देखा, आज शुरुआत यहाँ पर बेहद कमजोर हुई है। और कुछ डेटा है जो मैं सामने रख रहा हूँ। टॉप 5 क्लाइंट से जो कंपनी की डॉलर आए हैं उसमें सिक्वेंशली यानी कि पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 6.5% के आसपास की गिरावट आई है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने तक अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो 32% गिरकर $4.9 बिलियन पर है। तो ये एक और थोड़ी सी हाईलाइट करने वाली, थोड़ी चिंता वाली चीज है। अगर हम Q3 में अगर हम डील विन की बात करें तो वो रही है 2.5 बिलियन की, और Q2 में $2.4 बिलियन की डील विन थी। तो मामूली सी बढ़त इस फ्रंट पर भी देखने को मिली है। यही नहीं, सैलरी बढ़ाने वाली है कंपनी, और इसके चलते ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मार्जिन पर दबाव आएगा Q4 में, और अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी पहली तिमाही में तो मार्जिन पर दबाव आ सकता है। और एक चिंताजनक चीज ये भी है कि अट्रिशन रेट बढ़ रही है लगातार। अब 0.8% बढ़कर 13.7% पर अट्रिशन रेट पहुंच गई है। और एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि आगे शायद ये और जाकर थोड़ी चिंता गंभीर हो सकती है। तो डील्स को लेकर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लेकर अभी तक यही समझ में आ रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है, क्योंकि बाकी आंकड़े तो ठीक थे, ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ाया है रेवेन्यू का कंपनी ने, लेकिन ये कुछ चीजें चिंताजनक है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि शायद ये वजह हो सकती है आज गिरावट के पीछे। ठीक है, कुछ वजह आपने बता दी है। एक काम हम और करते हैं, मेहमानों से जरा टेक्निकल सपोर्ट पता कर लेते हैं। नरेश भाई, एक बार इन्फोसिस जरा चेक करोगे, 5.5% नीचे है। कई बार अपॉर्चुनिटी भी होती है इस तरह का फॉल होने के बाद प्लस करना। आप मेरे को सपोर्ट के एरियाज बता दीजिए। अगर हम देखें, जो मेजर सपोर्ट है वो है 1730 से 1760 का। ये लो था रफली नवंबर में, क्लोजर टू 1740। जुलाई का लो यहाँ पे था। प्रीवियस हाई जो है 2024 का वो अराउंड 1730 है। ये ब्रेकआउट पॉइंट भी था और रीटेस्ट पॉइंट भी है। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन हो सकता है 1730 टू 1760 एज क्लोजर टू इट।
तो 1800 से स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म चार्ट अभी भी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक ने 1950 2000 बनाया था 2021 में, तो अभी भी उससे नीचे है। इवेंचुअली यही लीडर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो 1730 1760 एक अच्छा जोन रहेगा। बाइंग ऑन डिप आप ओके करते हो सर? अगर लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है तो स्टैंप लगवा दें बाइंग ऑन डिप की। हाँ, 1800 से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, डन। तो बाइंग ऑन डिप लगा दो आप, 1800 से शुरू कर दो आप, इस पे लगाओ स्टैंप। इन्फोसिस की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से नीचे आए, दो हिस्से होते हैं चार्ट के, एक इमीडिएट रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म साइकिल का चार्ट होता है। साइकिल का चार्ट डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए बाइंग ऑन डिप करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस सेक्टर में से नहीं है। आदित्य, एक शेयर आप और चेक करो। रिलायंस के नंबर्स के आने के बाद जियो फाइनेंस में भी आज बाइंग हुई है। हालांकि बहुत एग्रेशन नहीं है, बट फिर भी जियो फाइनेंस आपकी लिस्ट में है क्या? कोई ट्रेड बनता है इसमें? नहीं डिम्पी जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा। इसको मैं एक्यूमुलेट करना चाहूंगा अराउंड 250 के आसपास। अगर मुझे ऐड करना है स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में तो अभी अवॉइड करूंगा। पुल बैक है, लेकिन 285 से 290 के बीच में मुझे लग रहा है फिजल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये ट्रेड। एक और शेयर ले लेता हूँ मैं शिवांगी से, उसके बाद फिर हम एक ऑप्शंस का चैंपियन भी आपके सामने रखेंगे। शिवांगी, जरा UBL भी चेक करना। आज हमारी शीट में काफ़ी दिनों बाद फिर से लॉन्ग पोजीशंस में दिख रहा है, वो भी तब जब 125 पॉइंट नीचे है निफ्टी। UBL बात करें तो पूरे एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है, पिछले 8 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। अब अच्छी यहाँ पे स्ट्रेंथ इस दौरान नजर आ रही है कि पूरे बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक रीगेन कर रहा है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 570 तक के लक्ष्य जो है वो नेक्स्ट हमें देखने को मिल सकता है, और 540 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें जो कि इस स्विंग के एक बेस फॉर्मेशन का लो है। ऑलराइट, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पर रखिए नज़र पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है। शिवांगी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करी। पर इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति समझने का। आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जैसे कि मार्केट में आपको नेगेटिव टोन जरूर दिख रहा है इंडेक्स में, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको दोनों ही साइड पे स्टॉक्स मूव करते हुए नजर आएंगे, और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स पॉजिटिव साइड पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उनमें से एक ऐसा नाम जो कि अब बजट राउंड कॉर्नर है, जहाँ पे की ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, L&T का नाम, जो कि एक कंसोलिडेशन रेंज में है, करीब 3450 से लेकर 3900 की एक रेंज काफी टाइम से इसमें ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में इसने अपना लोअर बैंड को रीटेस्ट किया है और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने आज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, तो पोटेंशियल ये दिखता है कि नियर टर्म में आपको ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होते नजर आएगी। 3650 से लेकर 3600 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखते हुए 3600 वाली कॉल जो करीब 40 के पास ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 28 का स्टॉप लॉस रहेगा 64 तक के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो L&T का यहाँ पर ऑप्शंस के ज़रिए आप ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, उसको ध्यान में ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आज की रणनीति बताने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को F&O सेगमेंट में नुकसान ही होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान करीब 50,000 रुपये और उससे ज़्यादा का होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप ये ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं तो, और ख़ास तौर से अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान खास तौर से रखें। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स पर नज़र डालेंगे। आज कई दिनों के बाद जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये काउंटर आज फोकस में ज़रूर है। यहाँ पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी है और TI क्लीन मोबिलिटी इसकी एक सब्सिडरी है, जो कि आज ऑटो एक्सपो में अपने नए प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च और उसको अनवील करती हुई दिखेगी। अभी तक कंपनी का प्रेजेंस जो है कुछ एक सेगमेंट्स में ज़रूर है, पर आज देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। पर नरेश, कई दिनों के बाद ये स्टॉक में थोड़ा सा एक्साइटमेंट लौटा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको?
को चार्ट्स पे? क्या ये बाउंस बैक कोई मेजर सपोर्ट लेवल से हो रहा है? क्या अट्रैक्टिव लग रहा है इन स्तरों पे, या थोड़ी और वीकनेस आ सकती है? सो वन डे मूव है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, सो अवॉइडेबल रहेगा अभी भी। तो वन डे मूव है, अभी तक ओवरऑल ट्रेंड जो है वीक ही लग रहा है, तो अवॉइड करें। पर ठीक है, एक न्यूज़ फ्लो के लिहाज से इस पर फोकस हम ज़रूर रखेंगे। आज मैक्रोटेक डेवलपर्स एफएनओ सेगमेंट का टॉप गेनर बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की आज जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है। अपना जो लक्ष्य है उसको 1340 पर बरकरार रखा है, पर उसको फिर भी ध्यान में रखते हुए लगभग 5% का उछाल जो है ये काउंटर ज़रूर दिखा रहा है। कुछ एक इंश्योरेंस काउंटर में से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये फिर से एक ऊपर आ रहा है, आज करीब 2% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। एक बार आदित्य आपसे समझेंगे, कैसे देख रहे हैं आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को चार्ट्स पे? बहुत ही बेहतरीन लग रहा है चार्ट सेटअप पे सृष्टि। मुझे इनफैक्ट मुझे लग रहा है इसमें एक ट्रेडिंग बेट के अलावा आपको अगर एक थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो भी ले सकते हैं। 1 से 2 महीने के हिसाब से अगर आपको होल्ड करना है, आप होल्ड करें। इसमें लक्ष्य 2200 से 2300 का डेफिनेटली बनकर आता है इमीडिएटली, और अगर 2300 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है कि 2450 को भी टेस्ट कर सकता है। तो काफी ज्यादा अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पे आना चाहिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 2000 के ऊपर। सो 2000 के ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉक डेफिनेटली एक 2200 से 2500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। नीचे 1900 का स्टॉप लॉस लगा है और खरीदारी करें, करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं, और 2000 के ऊपर और फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। तो चार्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इसके। ठीक है, करंट लेवल्स पर भी खरीदारी की राय, और आगे भी तेज़ी 2000 के लेवल से एक बार क्रॉस करता है उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में नज़र आ सकते हैं। इस बीच भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के स्टॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स हम टेक लेंगे। लेकिन आइए एक एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुँचाते हैं। सरकार जल्द ही MMDR एक्ट में संशोधन कर सकती है। क्या है ये पूरी खबर, और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए। देखिए, ये स्टील इंडस्ट्री और जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार कई तरह के विकल्प तलाश रही है कि जो मिनरल्स के ऊपर अचानक से कर्नाटक गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स लगाने का फैसला किया है, उसको किस तरीके से इस इम्पैक्ट को कम किया जाए, क्योंकि इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टील इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा कई तरह के विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा सूत्र में इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि कैसे नए विकल्प तलाशे जाएं ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात के लिए हतोत्साहित किया जाए कि वो मिनरल्स के ऊपर अचानक से अत्यधिक टैक्स न लगाएं। और कर्नाटक गवर्नमेंट के फैसले के कॉन्टेक्स्ट में ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें कि सूत्र बता रहे हैं कि MMDR एक्ट में बदलाव किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है ताकि राज्य सरकारों को इस बात के लिए हतोत्साहित किया जाए। माइंस मिनिस्ट्री जल्द ही MMDR एक्ट में बदलाव से संबंधित, संशोधन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके पहले जो इसका लीगल एस्पेक्ट है उसको एग्जामिन किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि पिछले ही हफ्ते कई मिनिस्ट्रीज़ के बीच में इस मसले पर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें कि लॉ मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शामिल थे। इनफैक्ट तीनों ही मंत्रालयों के मिनिस्टर्स भी इस बैठक में शामिल थे, जिस पर फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है ताकि इंडस्ट्री को राहत दी जाए, खासकर स्टील इंडस्ट्री या जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इस वक्त एपेटाइट नहीं है कि कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को कैसे राहत दी जाए, इसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर चर्चाएं हुई है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि MMDR एक्ट में बदलाव एक विकल्प हो सकता है जिसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो मिनरल्स के ऊपर एडिशनल टैक्सेस इम्पोज स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जिसमें कि कई तरह के रॉ मटेरियल्स जैसे कि आप आयरन ओर, क्रोमाइट, बॉक्साइट, इसके ऊपर प्रति टन 100 रुपये एडिशनल टैक्सेस जो है वो लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे एब्सोल्युटली प्रकाश, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट
जिसमें बदलाव की तैयारी गवर्नमेंट इसमें डीप डाइव कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्टील सेक्टर पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ बैठकों का दौर चल रहा है और इस एक्ट में बदलाव की तैयारी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट ये एक्सक्लूसिव जिस पर नजर रहेगी और इस पर वक्त वक्त पर हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर उनका टेक और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। आदित्य, नरेश, आपका शुक्रिया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और जाने माने एक्सपर्ट की आवाज़ आपको सुनाते हैं। बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की अमीषा वोरा जुड़ गई हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं। अमीषा, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और इस वक्त बाजार की चाल को अगर हम देखें, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब होप्स क्रिएट होती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जबकि उम्मीदें बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। मार्केट को 2025 के लिए आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर पूरे साल का मार्केट का आउटलुक देखा जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है। और जो लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में मार्केट में जो करेक्शन सेट इन हुआ है एंड जो अर्निंग्स और इकोनॉमी में भी करेक्शन सेट इन हुआ है, मुझे लगता है वो काफी ट्रांजिटरी रहेगा। जैसे गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ते जाएगा, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो पॉसिबल है कि ग्रोथ एंड अर्निंग्स दोनों यहाँ से लास्ट ईयर दिस ईयर सेकेंड हाफ में रिवाइव हो जाएंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड उसी तरह से यहाँ से मार्केट्स भी पॉजिटिव रिटर्न देना चालू कर देगा। ठीक है अमीषा मैम, फिर जब बात ऐसे अपने मार्केट्स की रखी है तो फिर जरा सेक्टोरली भी बता दीजिए कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है। हम लोग ये साल के आउटलुक में वापस कैपिटल गुड्स सेक्टर में बुलिश है, जहाँ पर डिफेंस हो, डेटा सेंटर हो, सिलेक्टिव रेलवे हो या फिर ट्रांसफॉर्मर हो, ये सभी सेगमेंट में हमें लगता है कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, ऑर्डर्स और आएंगे और एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहेगा। तो ये सेगमेंट में अर्निंग्स ग्रोथ एंड मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, नए साल में अब इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स एंड इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है हमेशा जी, और ऐसे में बजट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बजट से ठीक पहले सरकारी कंपनियां, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, ये सारे स्पेसेस फोकस में रहते हैं। लेकिन ओवरऑल बजट अनाउंसमेंट्स को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या कहती हैं? देखिए, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे बजट के पर्सपेक्टिव से तो इनकम टैक्स ग्रोथ वाज गुड, हायर only because capital goods collection was very good. अब उसके अलावा एक्साइज कलेक्शन देख लो या कस्टम्स कलेक्शन देख लो या इवन जीएसटी कलेक्शन देख लो या कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देख लो, सभी ने बजट से लेगिंग कर रहे हैं। दे हैव नॉट एक्सीडेड बजट एक्सपेक्टेशंस। एंड उसी तरह से जो कैपेक्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो भी कंस्ट्रेंट चल रहा है, -12% चल रहा है इन कंपेयर टू व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय 17%। तो मुझे लगता है कि बजट को जरूरी है कि थोड़ा कंजम्पशन पर भी ध्यान दे, कंज्यूमर्स के हाथ में थोड़ा पैसा रखे और कैपिटल स्पेंडिंग जो कंस्ट्रेंट है उसको क्विकली रिवाइव करें। ये दो करने से मुझे लगता है इकोनॉमी में वापस थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर आपके सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच और साथ ही बजट से जुड़ी आपके एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।